चलो शुरू करें। चलो देखो बुक बंद कर दो। ये क्वेश्चन आया है। अब तुम्हारे पास सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के। अब तुमको एक आइडिया लग गया है कि क्वेश्चन आ कैसे हैं। समझ में आ गया। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन को जाके समझना पड़ेगा ताकि वो जो ट्रिकिंग कर रहा है हमारे साथ हम उसको सॉल्व कर सकें। ठीक, अब आते हैं हम लोग चैप्टर पे। चैप्टर का नाम है फर्स्ट वर्ड। ठीक, कुछ भी कर लो। हम इस चैप्टर को 5 हेडिंग्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहली हेडिंग होगी जिसमें हम लोग, अब जैसे ये हिस्ट्री का पहला चैप्टर है। ठीक, किसी भी सब्जेक्ट को तुम, हमने ये कहा था कि हम 0 से पढ़ेंगे। ठीक, तो अब ये तुम पहली बार पढ़ने जा रहे हो। ठीक, ऐसे समझो कि तुम हिस्ट्री पहली बार पढ़ने जा रहे हो। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हिस्ट्री क्या है। ठीक, हिस्ट्री का पूरा बैकग्राउंड लेंगे ताकि जितने आगे के चैप्टर हैं वो सब तुम्हारे लिए ईजी हो जाए। जैसे बहुत सारे राजा डिसीजंस लेंगे तो तुम्हें लगेगा यार बड़ा गलत डिसीजन था, तो हम सबसे पहले वो माइंडसेट तुम्हें बता देंगे कि हाँ जब वो डिसीजंस लें तो तुम्हें उनका डिसीजन गलत ना लगे। ठीक, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 में इटली को धोखा मिलेगा। ठीक, अब तुम कॉमन आदमी की नजर से देखोगे तो कहोगे यार बड़ा गलत किया, लेकिन हम इसीलिए सबसे पहले बताएंगे कि हिस्ट्री है क्या। तब ने धोखा दिया था। किसने? इटली ने। पहले इटली ने धोखा दिया, बाद में उसको धोखा मिला। ठीक, तो ये सारी जो चीजें हैं जब हम हिस्ट्री को समझेंगे कि क्या है तो ये सारी चीजें तुम्हें बड़ी कॉमन लगेगी कि हाँ वर्ल्ड लेवल पे सब होता है, घर की कहानी अलग होती है। ठीक, तो सबसे पहली हेडिंग है, बना लो। सबसे पहली हेडिंग है व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। दूसरा, वॉर्स क्यों होते हैं और वॉर्स क्या होते हैं, व्हाट आर वॉर्स एंड व्हाई वॉर्स। ठीक, जब ये वाली हेडिंग तुम पढ़ोगे तो तुमको वर्ल्ड वॉर 1 की और वर्ल्ड वॉर 2 की डिफिनेशन मिल जाएगी। जैसे कोई भी क्वेश्चन आया, ठीक, लॉन्ग आंसर में, उसमें नीचे कुछ लिखना है, तुम उस आंसर को अच्छा बनाना अगर चाहते हो तो तुम यहाँ से जो वर्ल्ड वॉर की डिफिनेशन निकलेगी 2 लाइन की वो चिपका दी और जो पूछा है वो लिख दिया, आंसर बढ़िया होगा। एक और चीज है आंसर राइटिंग, आना चाहिए आपको। सिलेबस चैप्टर, क्वेश्चन की ट्रिक समझ में आनी चाहिए और क्वेश्चन को ठीक तरीके से लिखा होना चाहिए। लास्ट ईयर हमने जब बच्चों की कॉपी चेक करी शुरू में तो वो एक गलती करते थे। वो क्या करते थे, पैराग्राफ लिखते थे। पैराग्राफ नहीं लिखना है। ठीक, आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखना है और पॉइंट वाइज आंसर लिखने का भी एक तरीका है। ठीक, सब एक हेडिंग डाली फिर उसके नीचे 2 पॉइंट लिखे, फिर एक हेडिंग डाली फिर उसके नीचे उसके 2 पॉइंट लिखे, इस तरीके से। ये वाली हेडिंग ब्लैक पेन से, ये वाली हेडिंग ब्लैक पेन से, और ये जो अंदर का कंटेंट है ये ब्लू पेन से। और नंबरिंग जरूर होनी चाहिए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ए बी ए, समझ में आया। इस तरीके से ये आंसर लिखने का तरीका है। इससे क्या होगा, तुम्हारा आंसर बहुत कम टाइम में पूरा हो जाएगा और तुम्हें नंबर पूरे मिल जाएंगे। देखो जो बोर्ड के एग्जामिनर जो तुम्हारी कॉपी चेक करेगा उसके पास एक दिन में बहुत सारी कॉपी चेक करने का होता है और उसको हर कॉपी चेक करने का पैसा मिलता है। तो वो लोग थोड़ा सा ये भी सोचते हैं कि जल्दी हो। ठीक, तो उनको जिस कॉपी में कॉम्प्लिकेशंस बहुत लगते हैं, टिक मारा, या उनको नहीं समझ में आया तो काटा, जितने उनके मन में नंबर आए दिए, चल दिए, आगे बढ़ गए। इसलिए अगर आंसर तुम्हारा सॉलिड होगा उसको देख के मजा आ जाएगी अगर, तो फिर वो तुमको मार्क्स दे देगा। तो दूसरी पहली चीज क्या है, पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तीसरी चीज क्या है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी, जो हम कराएंगे। जब हम क्वेश्चन चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसके बाद हम तुम्हारा टेस्ट लेंगे, तो उस टेस्ट को जब तुम दोगे उसमें जो आंसर लिखोगे उसके बाद हम उस आंसर को तुमको सही करके बताएंगे। फिर अगला टेस्ट लेंगे उसमें तुम्हारा आंसर इंप्रूव हो जाएगा। समझ में आया। पहली हेडिंग हम क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज हिस्ट्री, व्हाट आर वॉर्स एंड व्हाई आर वॉर्स। ठीक, दूसरी हेडिंग, कल एक क्वेश्चन के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद यूरोप कैसा दिखता है। उस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा, पहले कैसे दिखता था, यूरोप बिफोर वॉर। ठीक, यूरोप वॉर से पहले कैसे दिखता था। ठीक, दूसरी हेडिंग ये, समझ में आ गया। पहली हेडिंग समझ गए, दूसरी समझ गए। रशिया के पार्ट हो गए थे, रशिया के पार्ट हो गए थे, सोवियत यूनियन के पार्ट हो गए थे, उसमें से रशिया निकला था। रशिया के पार्ट नहीं हुए थे, रशिया तो खुद ही एक पार्ट है। सोवियत यूनियन एक पूरा अंपायर है, उसके अंदर से सबसे बड़ा जो पार्ट है वो रशिया है। जैसे हम सबको लगता है कि भारत और पाकिस्तान एकमात्र दुनिया में कंट्री है जिसका बंटवारा हुआ है। ठीक है, यहाँ के पॉलिटिशियंस इस बात का फायदा उठाते हैं, बंटवारा हो गया, बांट दिया गया, पुराने लीडर्स को ब्लेम करते हैं, उनकी वजह से हो गया। इंडिया में तो सिर्फ एक ही पार्ट हुआ, इंडिया और पाकिस्तान। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो 7-7 पार्ट में, 10-10 पार्ट में, 15-15 पार्ट्स में कट के
कंट्रीज का फॉर्मेशन हुआ है, बहुत हिस्से कटे हैं। ठीक, अब देखो दो हेडिंग समझे। तीसरी कॉजेज ऑफ वॉर। ये जो यूरोप बिफोर वॉर है, ये एक तरीके से तुम्हारे लिए चैप्टर पढ़ने के लिए बैकग्राउंड सेट करेगा। समझ में आया? जैसे चैप्टर पढ़ने के लिए जो हमें पीछे बैकग्राउंड की चीजें जानना जरूरी है ना, ये वाला पॉइंट तुम्हारा बैकग्राउंड सेट करेगा। ठीक, जैसे हिस्ट्री में कोई चैप्टर पढ़ने जा रहे हो, हमने कल भी बताया था हिस्ट्री एक मूवी की तरह है। तो मूवी पढ़ने के लिए ट्रेलर देखना जरूरी है ना, तो ये एक तरीके का ट्रेलर, क्या कहते हैं यार, ट्रेलर। हाँ ठीक है, तो ये एक तरीके का ट्रेलर रहेगा तुम्हारे लिए, तुमको समझ में आ जाएगा कि हम जाने कहाँ वाले हैं। फिर कॉजेज ऑफ वॉर, वॉर क्यों हुआ, इसमें 5-6 पॉइंट है। पहला कि यूरोप 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। दूसरा, जर्मनी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर की तरह राइज कर रहा था। ये बुक में नहीं दिया है, बुक में दिया है, टॉपिक के अंदर ही दिया हुआ है, लेकिन हम इसमें अलग पॉइंट बनाएंगे। ठीक, डायरेक्ट नहीं दिया है। जर्मनी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग यूरोपियन पावर की तरह राइज कर रहा था। यूरोप 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया था, सबके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग्स थी, आर्मामेंट की रेस चल रही थी, इंपीरियलिज्म अपने पीक पे था, और सराजेवो क्राइसिस। एक और पॉइंट है जिसका नाम है बाल्कन इशू। ठीक, बाल्कन नेशंस वाला, ये भी मिक्स करके तुम्हारी बुक में दिया है, हम इसको भी एक अलग पॉइंट बना के समझेंगे ताकि डिटेल में समझ में आए। ठीक, बाल्कन इशू, इसमें हम कॉजेस को पढ़ेंगे। कॉजेस पढ़ने के बाद हम एक अगली हेडिंग पे आएंगे जिसका नाम है इवेंट्स। इवेंट्स ऑफ वॉर, कि जब युद्ध शुरू हुआ तो उस युद्ध के दौरान क्या क्या चीजें हुई। जर्मनी ने लेफ्ट साइड पे किससे लड़ा, राइट साइड पे किससे लड़ा, किन कौन कौन से बहुत पॉपुलर बैटल्स हुए। और इस इवेंट में एक सबसे पॉपुलर इवेंट हो गया रशियन रेवोल्यूशन। रशिया में क्रांति हो गई, रशिया की सरकार बदल गई। ठीक है, ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है वर्ल्ड वॉर 1 का। समझ में आया? और इसी इवेंट की वजह से भारत में भगत सिंह को फांसी हुई। ठीक, अब बताएंगे कैसे। ठीक है, ये जो इन्होंने बता दी हिस्ट्री, उन्होंने बता दी हिस्ट्री, भगत सिंह को महात्मा गांधी ने फांसी करवा दी, वो बचा नहीं सकते थे, बहुत सारे डाउट्स है ना। मिक्सअप हो रहा है। क्या बुक से अलग पढ़ा था मैंने। क्या बुक से पढ़ा था? मतलब बुक से जो पढ़ा था उससे मुझे अलग समझ में आया। हाँ। जो मैंने YouTube पे देख के पढ़ा उससे अलग समझ में आया। जो मैम पढ़ी उससे काफी अलग समझ में आया सब। चलो ठीक है, आराम से बताओ तुमने क्या पढ़ा था, तुम्हें कहाँ, आराम से शॉर्ट करते हैं। मैंने वही कॉलेज पढ़े, ठीक, रिजल्ट पढ़े, ठीक, खत्म किया चैप्टर। खत्म किया चैप्टर। और उसमें जब मैंने क्लास में पढ़ाई तब उसमें कुछ यूएसए की एंट्री बता रही थी, रशियन रिवॉल्यूशन पर बताया। ठीक है, ये सब बहुत मेरा दिमाग खराब हो गया था मेरा। अब एक काम करो, अब तुमको जितना आता है अब तुम सब भूल लो। ठीक, सोचो तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम है इस चैप्टर में, बिल्कुल एब्सोल्यूट जीरो से शुरू करते हैं। ठीक, कहानी शून्य से शुरू करते हैं। ठीक, सबसे पहला हिस्ट्री क्या होती है। हमने तुमसे क्या कहा, हिस्ट्री बहुत ही एक अलग सब्जेक्ट है। जैसे हिस्ट्री क्या है, 10 लाइनें लिखी होंगी। ठीक, जैसे मैथ्स में क्या है कि भाई एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, अब इस फॉर्मूले को हर आदमी एक ही तरीके से तो समझेगा। जैसे एक फिजिक्स का फॉर्मूला F=ma है ना, अब इसको हर आदमी एक ही तरीके से समझेगा ना, बिल्कुल सॉर्टेड है, लिखा हुआ है F=ma। अब इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, न्यूटन के नियमों में कोई बदलाव नहीं हो सकता। अब हिस्ट्री में 10 बातें लिखी होंगी, अब ये टीचर पे डिपेंड करता है कि वो इसको समझ कैसे रहा है, फिर उसके बाद वो खुद की समझ से तुम्हें पास ऑन कैसे कर रहा है। अगर हिस्ट्री का टीचर हिस्ट्री को आम आदमी की नज़र से देख रहा है तो वो हिस्ट्री नहीं समझ रहा है। अगर हिस्ट्री का टीचर हिस्ट्री को एरिस्टोक्रेटिक नज़र से देख रहा है तभी वो हिस्ट्री को समझ रहा है। समझो, हिस्ट्री क्या है, राजाओं महाराजाओं की कहानी है ना। व्हाट इज हिस्ट्री, बेसिकली क्या है, राजाओं महाराजाओं की कहानी है। इसमें आम आदमी की कोई बात नहीं है। तुमने आज तक कभी सुना कि रमेश और सुरेश की इसमें कहीं लाइन लिखी हो कि वो ये करते थे, कुछ नहीं ना, सब राजाओं महाराजाओं की कहानी है। राजाओं महाराजाओं के लिए गए डिसीजंस हैं, यही तो है। तो जब उनकी बातें हैं, उनके डिसीजंस हैं, तो हमको उन्हीं के माइंडसेट से उसको समझना पड़ेगा। जब तुम इसको अपने माइंडसेट से समझोगे, साधारण जनता के माइंडसेट से समझोगे तो ये गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक, हिस्ट्री पढ़, इसीलिए मैंने बताया कि सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज हिस्ट्री और क्या रिक्वायर्ड है हिस्ट्री पढ़ने के लिए। एक एरिस्टोक्रेटिक माइंडसेट, अगर वो नहीं है तुमको ये नहीं समझ में आएगा। अगर वो नहीं है तो तुम कहोगे महात्मा गांधी ने भगत सिंह को फांसी दे दी। ठीक, समझ में आया। इवेंट्स कि जर्मनी की वॉर्स क्या चल रहे थे, पॉपुलर बैटल्स क्या थे, और रशियन रेवोल्यूशन, ये चीज हम इवेंट्स में जानेंगे। कौन रिजल्ट्स, वर्ल्ड वॉर 1 के रिजल्ट्स क्या हुए,
क्या रिजल्ट हुए? बहुत सारी ट्रीटी साइन हुई, ठीक, जिसमें से एक बहुत पॉपुलर ट्रीटी है ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, ठीक। यूरोप का मैप चेंज हो गया, ठीक, यूरोप का मैप चेंज हो गया, ऑस्ट्रिया हंगरी अलग हो गई, ऑस्ट्रिया हंगरी अलग हो, यही तो कहा, यूरोप का मैप चेंज हो गया, टेरिटोरियल Changes. अरेंजमेंट्स, ठीक, टेरिटोरियल चेंजेस, उनके जो क्षेत्र थे उसमें बदलाव आ गए, किसी ने किसी कंट्री का एरिया रख लिया, किसी ने किसी कंट्री का एरिया रख लिया, किसी कंट्री का एरिया एक्सपैंड कर गया, किसी कंट्री का एरिया श्रिंक कर गया, ठीक, टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट हुए, ठीक। और एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करी गई, लीग ऑफ नेशंस। ये इसके रिजल्ट्स कह लो, कॉन्सिक्वेंसेस कह लो, आफ्टर मैथ कह लो कि बात की गणित क्या रही यूरोप की, ठीक, समझ में आ गया? आउटलाइन समझ में आ रही है? हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री को पढ़ने के लिए माइंडसेट कैसा चाहिए? एरिस्टोक्रेटिक, ठीक, वॉर्स क्या होते हैं? जब एरिस्टोक्रेटिक माइंडसेट लाओगे तभी तुमको समझ में आएगा वॉर्स क्या होते हैं, ठीक। मुगल्स और राजपूतों की लड़ाई अगर तुमने आम आदमी की नजर से देखी तो तुमको लगेगा हिंदू मुस्लिम बैटल है, अगर तुमने एरिस्टोक्रेटिक नजर से देखी तो तुमको लगेगा जमीन के लिए इकोनॉमिक बैटल, इकोनॉमी और पॉलिटिकल पावर गेन करने के लिए बैटल, ठीक है। अगर हिंदू मुस्लिम बैटल होती तो अकबर फिर कभी उनकी रानी से शादी नहीं करता, क्योंकि हिंदू मुस्लिम बैटल दोनों की टीम में हिंदू मुस्लिम थे, हाँ, और दोनों की टीम में भी हिंदू मुस्लिम थे, लेकिन आम आदमी उसको हिंदू मुस्लिम की नजर से ही देखेगा, पर वो हिंदू मुस्लिम बैटल नहीं है, पैसों के लिए, वो दो राजाओं के बीच की लड़ाई है, और राजाओं का कोई धर्म नहीं होता है। ठीक, उनका क्षेत्र होता है, उनका पैसा होता है, उनकी पॉलिटिकल पावर होती है, उनकी पोजीशन होती है, नॉलेज नहीं होती, ठीक, उनका ऑरा होता है, उनका धर्म जाति नहीं होता है, हाँ, लेकिन वो धर्म और जाति को यूज करना जानते हैं अपने लिए, हाँ, अपने लिए। लेट से मैं राजा हूँ और ये मेरी सभा है, ठीक, इसमें मेरे कुछ सैनिक हैं, अब मुझे जाके एक्स राजा से लड़ाई लड़नी है, अब मैं इनसे तो कहूंगा नहीं पैसा चाहिए या मुझे वर्ल्ड लीडर बनना है, ये लड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि धर्म की बात है। इनकी एम्बिशन इतने हाई नहीं हाँ। है, इनका तो है ना कि दाल रोटी में चल रहा है, ठीक है, लेकिन अपने एम्बिशन हाई हैं, तो इनको अब अपने एम्बिशन अकेले तो अचीव कर नहीं पाऊंगा, बाटली में डालना पड़ेगा, लोग चाहिए, ठीक है, टीम चाहिए, जनता चाहिए, जनता का समर्थन चाहिए, तो जो जनता का इंटरेस्ट है उसको मैच करना पड़ेगा ना। जनता पैसे के लिए नहीं लड़ेगी, जनता पावर के लिए तुम्हारे साथ नहीं आएगी, लेकिन जनता धर्म और जाति के लिए तुम्हारे साथ आएगी, तो फिर हम इनको बताएंगे कि हिंदू धर्म बचा रहे हैं, इस्लाम बचा रहे हैं, फिर वो तुम्हारे पीछे खड़े हो, ठीक है। तो राजाओं की धर्म और जाति नहीं होती है, वो धर्म और जातियों को यूज करते हैं पॉलिटिकल पावर में आने के लिए। आने के लिए। इंडिया में बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं जो इस फिनोमेना को यूज करते हैं, और लगभग हर पार्टी यूज करती है, कोई एक नहीं, सब यूज करते हैं, कोई ज्यादा यूज करता है, कोई कम यूज करता है, कोई छोटे लेवल पे यूज करता है, कोई बड़े लेवल पे यूज करता है, यही चल ही रहा है ना। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? आउटलाइन समझ में आ गई? अब आते हैं व्हाट इज हिस्ट्री। आउटलाइन लिख ली, रेस कर दें? चलो। अच्छा चलो, ये वाला पोर्शन कट कर देंगे, लेकिन तुम लोग को बता देते हैं भगत सिंह वाली बात तो तुम लोग से छेड़ दी थी, ठीक है, जो तुम लोग के मन में बहुत डाउट रहता है, ठीक। भगत सिंह को मरवाया भारतीय व्यापारियों ने, इंडियन बिजनेसमैन, अंग्रेजों के साथ मिलकर, क्यों? 1750 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, ठीक, उसके बाद वो स्प्रेड किया पूरे यूरोप भर में, ठीक। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है कि पूरे इंग्लैंड भर में और इंग्लैंड के बाद पूरे यूरोप भर में लग रही हैं फैक्ट्रीज, ठीक। जब फैक्ट्रीज लग रही हैं तो बिजनेस हो रहा है एक्सपैंड, ठीक। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो यहीं से एक थ्योरी कैपिटलिज्म, बर्थ ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म क्या कहता है? प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट, प्रॉफिट एट सेंटर, हमें पैसा चाहिए एट एनी कॉस्ट। समझो ध्यान से, फैक्ट्रीज लग रही है इंग्लैंड में, ठीक, और उस इंग्लैंड में जब फैक्ट्री लगी तो आसपास की जितनी अदर कंट्रीज थी उन्होंने भी उसको एक्सेप्ट किया, पूरे यूरोप में फैक्ट्री लग रही है, ठीक। कैपिटलिज्म की जन्म हो चुका है। कैपिटलिज्म कहता है भैया पैसा कमाओ चाहे जैसे कमाओ। आज के टाइम पे उस कैपिटलिज्म ने अपना रूप बदल लिया, जो कि हमने क्लास में बहुत बार बताया, साइकोलॉजी से खेलता है, माइंडसेट से खेलता है, ठीक, तुमको इन्फ्लुएंस करता है, फिर सामान बेच देता है, ठीक। लेकिन तब ऐसा नहीं था, क्योंकि तब सोशल मीडिया वगैरह नहीं था, लेकिन ये हमेशा कॉमन है, तब भी प्रॉफिट के लिए था, आज भी प्रॉफिट के लिए। इतनी बात समझ में आई? देखो कहानी थोड़ी लंबी है भगत सिंह वाली, थोड़ी 10 मिनट की है, लेकिन समझते चलना तभी समझ में आएगी। कैपिटलिज्म पैदा हो चुका है। अब कैपिटलिज्म क्या कह रहा है? प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट। इसमें दो और नई चीजों को जरूरी है, कॉलोनियलिज्म, ये कह लो इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म क्या है? अपने देश पे कब्जा रखना, साथ साथ दूसरे देश पे कब्जा रखना।
यूरोप में फैक्ट्री लगी, फैक्ट्री को क्या चाहिए? दो चीजें बताओ। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, दूसरा क्या चाहिए? मार्केट, मार्केट बेचेंगे बेचेंगे कहाँ? मार्केट भी तो चाहिए। अब रॉ मटेरियल, अब प्रोडक्ट सस्ता कैसे बनाएं? जब रॉ मटेरियल सस्ता होगा, ये मार्केट तभी तो सस्ता बनेगा जब प्लास्टिक सस्ती होगी। ठीक, अब अगर किसी देश में जाएंगे खरीदेंगे तो वो अपने दामों पे बेचेंगे। एक काम करो, कब्जा करके सरकार बना लो, तो फिर हम अपने प्राइस सेट करेंगे कि हम इंग्लैंड को कितने में बेचेंगे। ठीक, ये इंग्लैंड है, ये इंडिया है, इंडिया से यहाँ पे कॉटन आ रहा है। ठीक, इंग्लैंड में कॉटन की फैक्ट्री लगी हुई है। ठीक, समझो, इंग्लैंड में कॉटन की फैक्ट्री लगी हुई है। अब इनको टी शर्ट बनानी है, लेकिन ये चाहते हैं सस्ते में टी शर्ट बने, पूरी दुनिया में बिके। लेकिन सस्ते में बनेगी कब? जब रुई सस्ती मिलेगी ना। रुई सस्ती कब मिलेगी? कब्जा होगा। जब इस पे कंट्रोल कर लेंगे और रुई की प्राइस ही हम सेट करेंगे कि भैया 1 ही रुपए में मिलेगी। ठीक, अभी क्या है? अभी पावर यहाँ के रूलर्स के पास है, तो वो अपने दाम में बेच रहे हैं कि 50 रुपए में लो, 100 रुपए में लो, बात नहीं बन पा रही। इन्होंने सबसे पहले क्या किया? इन पे कब्जा किया। उसके बाद क्या किया? प्राइस सेट किया। ठीक, रुई यहाँ पहुंची सस्ते में, अब रुई बिकेगी कहाँ? वापस इंडिया। अभी क्या है, यहाँ के रूलर्स हैं तो वो सबको बुला रहे हैं, हाँ इंग्लैंड वाले आओ तुम भी बाजार लगा लो, नीदरलैंड्स वाले आओ तुम भी बाजार लगा लो, सबकी बाजार है। अब इन्होंने कब्जा कर लिया। ओनली ब्रिटिश प्रोडक्ट्स, मार्केट भी तैयार, रॉ मटेरियल भी तैयार, सस्ते में आ भी रहा है, महंगे में बिक भी रहा है। कैपिटलिज्म ने किसको जन्म दिया? इंपीरियलिज्म। ठीक, इससे एक दिक्कत हुई, बहुत मैसिव लेवल पे फैक्ट्रीज लगी तो जो वर्कर्स थे उनकी हालत बहुत खराब हो गई। उनसे 24-24 घंटे 16-16 घंटे काम कराया जा रहा है। ये जो व्हाइट लाइट है CFL, ठीक, ये इसी के दौरान इसका इन्वेंशन हुआ था, क्योंकि पहले इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं। ठीक, पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, 1750 से पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी गई है। क्यों? क्योंकि फैक्ट्रीज लगी, फैक्ट्रीज को चलाना है। अब बिजनेस बहुत एक्सपेंड कर रहा है तो रात भर भी काम करना है। इन्वेंशन ऑफ व्हाइट लाइट, समझे? ये सब वहीं से चीजें आई। रेलवेज, पहले इतना बिजनेस नहीं है तो ट्रांसपोर्टेशन करना नहीं है, फिर बिजनेस बहुत बढ़ गया तो रेलवेज, पक्का रोड, जो पक्की सड़क पे आए हो, इसकी शुरुआत यहीं से हुई, फैक्ट्री लगने के बाद से। जितनी भी मॉडर्न चीजें हैं सब फैक्ट्री के बाद से ही आई हैं। पक्की सड़कें, रेलवेज, रोड, फोन, कम्युनिकेशन के लिए। अब भाई को दूर बैठा आदमी बात करना है, बर्थ ऑफ टेलीफोन, ठीक, बर्थ ऑफ व्हाइट लाइट। लेकिन इससे एक दिक्कत हुई कि वर्कर्स की हालत बहुत खराब हो गई। इन्हें बहुत कम पैसे दिए जाते थे, काम ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट सस्ता कैसे बनेगा यार? एक तो रॉ मटेरियल सस्ता हो, कम पैसा भी खर्च हो, दूसरा वर्कर की कॉस्ट भी कम हो। तो सस्ता करने के लिए तो कब्जा कर लिया, वर्कर की कॉस्ट करने के लिए उसको एक्सप्लॉइट कर लिया। ठीक, समझे? अब कैपिटलिज्म अपने पीक पे जब पहुंचा तो एक नई थ्योरी ने बर्थ ली इसके अगेंस्ट। उस थ्योरी का क्या नाम है? कम्युनिज्म। कम्युनिज्म, समझे? कम्युनिज्म क्या कहता है? देयर विल बी नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। किसी भी आदमी के पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी ही नहीं। कोई आदमी खुद की फैक्ट्री नहीं लगाएगा, कोई आदमी खुद की इंडस्ट्री नहीं लगाएगा, कोई आदमी खुद का बिजनेस नहीं खोलेगा। सब कौन कंट्रोल करेगा? गवर्नमेंट। तो जब गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी तो गवर्नमेंट का माइंडसेट होता है वेलफेयर का, जनता की भलाई के लिए। लेकिन प्राइवेट कंपनीज का मोटिव होता है प्रॉफिट। इसमें जनता की भलाई नहीं होती है, इसमें एक्सप्लॉइटेशन होता है। समझ में आया? लेकिन गवर्नमेंट का मोटिव मेन प्रॉफिट नहीं होता, प्रॉफिट उसका भी होता है लेकिन पहले वेलफेयर होता है। तो कम्युनिज्म ने कहा कि ये जितनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज है इसका मामला खत्म कर दिया जाए। जब इसका सारा मामला खत्म कर दिया जाएगा तो कम्युनिज्म स्टैब्लिश होगा, प्राइवेट प्रॉपर्टीज खत्म होंगी, सारी चीजें सरकार के अंडर में होंगी, वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन खत्म हो जाएगा। ठीक, ये फिलॉसफी सबसे पहले अगर कहीं पॉपुलर हुई तो हुई रशिया। इसी फिलॉसफी के बेस पे वहां पे रेवोल्यूशन हो गया, रशियन रेवोल्यूशन। वहां की कैपिटलिस्ट सरकार गिर गई। ठीक, वर्ल्ड वॉर में सब एक दूसरे पर कब्जे तो करना चाह रहे हैं, और कब्जा किसकी देन है? कैपिटलिज्म की। कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में कौन आ रहा है? कम्युनिज्म। अब वहां के लेबर समझ रहे थे कि अगर कम्युनिज्म लाएंगे तो ये हमारा एक्सप्लॉइटेशन खत्म हो जाएगा। ठीक, कम्युनिज्म आ गया। इस कम्युनिज्म से चाइना भी इम्पैक्ट हुआ। आज चाइना कम्युनिस्ट है, आज चाइना अभी तक कम्युनिस्ट, रशिया भी अभी तक कम्युनिस्ट है, सब कम्युनिस्ट है। अब यहाँ पे रशिया है, उसके नीचे चाइना है, उसके नीचे अब बारी थी इंडिया के कम्युनिस्ट बनने की। ठीक, और इंडिया में एक आदमी बहुत पॉपुलर हो रहा था, भगत सिंह। किसकी किताबें पढ़ते थे? कार्ल मार्क्स की। थ्योरी किसने दी कम्युनिज्म की? कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने, और हीगल करके भी एक आदमी का नाम है, उसने। ठीक, और भगत सिंह ऐसा बिलीव करते थे कि भारत पे अगर अंग्रेजों का शासन खत्म करना है, वी नीड टू प्रमोट कम्युनिज्म। क्योंकि जो इंपीरियलिज्म है वो देन किसकी है?
कैपिटलिज्म की भाई वहाँ पे पैसा बहुत हो गया, अब दुनिया भर में इन्वेस्ट करना है, कब्जा करना है, फैक्ट्री लग गई, ठीक है। अगर हम कम्युनिज्म ले आए तो इंपीरियलिज्म और कैपिटलिज्म अपने आप खत्म हो जाएगा, ठीक है। सारी चीजें अगर सरकार के अंदर चली जाएंगी, यहाँ पे एक सरकार बनेगी, सारी फैक्ट्रीज उसके पास होंगी, तो ये ब्रिटिश वाले सर्वाइव कहाँ से करेंगे, ठीक है। वो गवर्नमेंट इनको अंदर एंट्री ही नहीं देगी। जब इनका पैसे कमाने का जरिए यहाँ खत्म हो जाएगा, इनका अंपायर अपने आप यहाँ कोलैप्स हो जाएगा। इस थ्योरी में वो बिलीव करते हैं, ठीक। इंडिया में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही, एक यंग लीडर राइज कर रहा था, ठीक है। भारत के दूसरे लेनिन वहाँ पे जिसने किया ना रशिया में, उसका नाम था व्लादिमीर लेनिन, बहुत पॉपुलर था। यहाँ के कैपिटल समझ गए कि दूसरा लेनिन पैदा हो रहा है, ठीक है। उन्होंने जाके ब्रिटिश सरकार से कहा देखो बेटा हम भी जाएंगे, तुम भी जाओगे और तुम भी जाओगे, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार ने मुद्दा क्या बनाया, भगत सिंह इन्वॉल्व ना मर्डर केस, लाहौर से भाग गए थे और ये हमें डिस्टर्ब करते हैं, क्रांतिकारी हरकतें करके, ये मुद्दा बनाया जनता को बताने के लिए। रियल रीजन इज लेकिन कोई ही इज अ राइजिंग लेनिन ऑफ इंडिया। उनका कोई जो इंडिया में इंडिपेंडेंस के लिए रिवॉल्ट हुए थे उनसे लेना देना था। हाँ बिल्कुल था, बिल्कुल था, तभी तो कम्युनिस्ट फीलिंग्स को बढ़ा रहे थे वो, वरना कम्युनिज्म को बढ़ाते क्यों, क्या कर रहे थे, ठीक है। वो जो यहाँ के भगत सिंह को मरवाया भारत के व्यापारियों ने, आदमी गाली देता है गांधी को, कहाँ गांधी बचा लेते, कहाँ से बचा लेते, ब्रिटिश सरकार उनकी तरफ, बड़ा बड़ा व्यापारी उनकी तरफ, गांधी जी कहाँ बचा लेते, ठीक है। कुछ कंट्रोल में था ही नहीं, ठीक, कुछ कंट्रोल में उनके था नहीं बचा सकते थे, कोई चांस ही नहीं। लेकिन हाँ, इस तरीके से समझने के लिए तुम्हें एरिस्टोक्रेटिक माइंडसेट चाहिए, समझे। गांधी जी को तो बुक में लिखा है, गांधी जी को इसलिए डोबर की सुनी सुनाई बातें हैं, वो पढ़ा लिखा हुआ, ठीक है। आज जैसे कोई आम आदमी पढ़ता है हिस्ट्री, उसने पहली बार देखी है, वो देखेगा कि भाई गांधी जी सुपरस्टार दो हैं इंडियन हिस्ट्री के, अब वो कहेगा तो ये बचा सकते थे, क्यों नहीं बचाया, ठीक, क्यों नहीं बचाया भैया। पूरा व्यापारी गण उनकी तरफ, पूरी ब्रिटिश सरकार उनकी तरफ, इंटरनेशनल पावर्स जितने भी कैपिटलिस्ट हैं वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ से बचा लेते हो, कैसे बचा लेते हो, कोई चांस बन रहा है, कोई चांस नहीं, इसीलिए नहीं बचाया। अब घरों में, रिश्तेदारों में, आसपास जब हिस्ट्री की बात होती है तो गांधी को इसी बात पे गाली देते हैं कि वो भगत सिंह को नहीं बचाया, भैया वो नहीं बचा सकते थे, कोई चांस ही। जब भगत सिंह जेल में थे तो रशिया भगत सिंह को कांटेक्ट कर रहा था, रशिया भगत सिंह को कांटेक्ट करके हम बचा लें, हाँ, कि हम तुम्हें बचा लें, क्यों, क्योंकि रशिया इज कम्युनिज्म, भगत सिंह बिलीव्स इन कम्युनिज्म, लेकिन भगत सिंह ने मना कर दिया कि रहने दो। लेकिन क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट करते तो उन्हें रशिया जाना पड़ता, इंडिया ड्रॉप करना पड़ता, तो वो इंडिया ड्रॉप नहीं करना चाहते थे। अगर इंडिया ड्रॉप करते तो यहाँ इमेज बनती भगौड़े वाली, ठीक, वो एक्सेप्ट नहीं होती, ठीक, इसलिए उन्होंने वो डिसीजन लिया। अब समझ में आया, हंसी गाय भी लिए, वो कम्युनिस्ट को सपोर्ट करते थे, और अगर कम्युनिस्ट सरकार भारत में आती तो ब्रिटिश अंपायर अपने आप कोलैप्स हो जाता, वो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में था। और ब्रिटिश अंपायर पूरी दुनिया में बन पाया कैपिटलिज्म की ही वजह से, इंपीरियलिज्म की ही वजह से। तो भैया उनको लग गया था कि हाँ, एक लेनिन ने तो रशिया ले लिया है, दूसरा इंडिया लेगा, दूसरा लेनिन इंडिया ले लेगा, तो इससे पहले ही गलती जो वहां हुई थी वो यहाँ ना हो। इस माइंडसेट की बात हो रही है, ठीक। इसी माइंडसेट से तुमको हिस्ट्री समझ में आएगी, वरना तुमको हिस्ट्री बोरिंग लगेगी, हिस्ट्री तुमको रद्दी लगेगी, तुमको समझ नहीं आएगी, कंफ्यूजन्स क्रिएट होंगे, ठीक। सबसे पहले इस माइंडसेट की डेवलपमेंट पे ध्यान दो। भगत सिंह की कहानी, चलो देखो अब बात करते हैं व्हाट इज हिस्ट्री। माइंडसेट वाली बात तो तुम्हें समझ में आ गई होगी उस एग्जांपल से, ठीक। क्या समझते हो हिस्ट्री से, हमारा बीता हुआ पास्ट, तुम क्या समझते हो, वही सेम। ये जो डेफिनेशन तुमने बोली, ये सबसे कॉमन डेफिनेशन है जो हिस्ट्री के बारे में यूज की जाती है, कंप्लीट स्टडी ऑफ पास्ट। क्या क्या पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पर्सन की, मतलब मेन इवेंट। नहीं ऐसा नहीं है। जब तुम सीबीएसई की हिस्ट्री की एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें राजाओं महाराजाओं की भी कहानी है, आम आदमी के लिए भी चैप्टर्स डेडिकेट किए गए हैं कि जो नॉर्मल लोग थे उनकी लाइफ कैसी थी। सीबीएसई की बुक में एक बहुत अच्छी बात है, उसका नाम पता है क्या है, पास्ट नहीं बोला है उन्होंने, पास्ट बोला है, प्लूरल फॉर्म में यूज किया है। पता है क्यों, क्योंकि इतिहास एक नहीं, मेरे लिए हिस्ट्री अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं राजा वर्ग का आदमी हूं, तो मेरे लिए हिस्ट्री अलग है, ठीक। हमने मजे लिए हैं, हमने एम्पायर्स रूल किए हैं, ठीक। कोई कॉमन जनता है, उसके लिए हिस्ट्री अलग है, उसने प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, तो उसकी हिस्ट्री अलग है। राजाओं की हिस्ट्री अलग है, व्यापारियों के लिए इतिहास अलग है, ठीक। समझ में आया।
इसीलिए सीबीएसई जो अपनी बुक का नाम यूज करता है वो क्या यूज करता है, Our अवर पास्ट, कि वो एक मैसेज देता है कि इतिहास एक नहीं है। जैसे जैसे आदमी का स्टैंडर्ड चेंज होता है उसकी हिस्ट्री चेंज होती चली जाती है। ठीक, ये मतलब मुझे बड़ी क्रिएटिव चीज लगी थी, मैंने उसका कवर पेज पढ़ा, फिर मैंने सर्च किया कि है क्या मतलब इसका। ठीक, अब देखो हिस्ट्री की सबसे कॉमन डिफिनेशन जो यूज करी जाती है वो है कंप्लीट स्टडी ऑफ पास्ट। पास्ट के बारे में सारी बातें जानना, जैसे पास्ट कैसा था, व्हाट इज पास्ट, पास्ट में क्या क्या चीजें थी, पास्ट के लोग कैसे थे, वो क्या काम करते थे, उनकी ऑक्यूपेशन क्या थी, पास्ट में पॉपुलर राजा महाराजा कौन रहे, पास्ट में मोस्ट पावरफुल अंपायर्स कौन से थे, मोस्ट पावरफुल कंट्रीज कौन सी रही, और कुछ ऐसे इवेंट्स जिन्होंने दुनिया को बदल के रख दिया। जैसे पहला रेनेसांस, ठीक, रेनेसांस ने करी ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज, जिससे आदमी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जाने लगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब रेनेसांस हुआ तो ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज हुई, एक जगह से दूसरी जगह जाने के रास्ते खोजे गए, जब रास्ते खोजे गए तो व्यापार बढ़ा, व्यापार बढ़ा तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो फिर पॉलिटिकल रेवोल्यूशन हुए, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, कैपिटलिज्म पीक पे आया, वर्कर्स एक्सप्लॉइट हुए, उसके अगेंस्ट में कम्युनिज्म आ गया, रशियन रेवोल्यूशन, है नहीं? ठीक, समझ में आया, ये सारे रेवोल्यूशन हुए। लेकिन अगर तुम हिस्ट्री को सिर्फ इतना मानते हो तो तुम हिस्ट्री के साथ गलत कर रहे हो, क्योंकि हिस्ट्री सिर्फ इतनी नहीं है। मतलब एक बहुत बेसिक परसेप्शन है सबके मन के बीच में कि जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, वो सिर्फ पास्ट की बात करता है। ऐसा नहीं है, हिस्ट्री सिर्फ पास्ट की बात नहीं करता है, हिस्ट्री हमारे प्रेजेंट की भी बात करता है, देखो, और फ्यूचर की भी बात करता है। ठीक है, देखो पास्ट समझ में आया कैसे हिस्ट्री बात करता है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि हिस्ट्री हमारे प्रेजेंट की बात कैसे करता है। देखो प्रेजेंट की बात कैसे करता है, दो चार्ट बनाएंगे, यूथ एंड पीपल ऑफ या बिफोर 1947, जो यूथ था, जवान लोग, और जो लोग थे 1947 से पहले। ठीक, फिर एक दूसरा चार्ट बनाएंगे, यूथ एंड पीपल ऑफ 2025। ठीक, और तुमको एक बहुत अच्छा आंसर मिलेगा और तुमको समझ में आएगा हिस्ट्री सब प्रेजेंट में है। मतलब हिस्ट्री पास्ट की बात नहीं है, पास्ट की तो बात है ही, हिस्ट्री प्रेजेंट की भी बात है। तुमको फील होगा कि आज हम प्रेजेंट में हिस्ट्री जी रहे हैं, मतलब प्रेजेंट में पास्ट जी रहे हैं। अभी देखो कैसे तुम्हें पता चलेगा 1947 से पहले का यूथ कौन है। अब भैया जब यूथ की बात होगी तो यूथ के ब्रांड एम्बेसडर की तो बात होगी, भगत सिंह। ठीक, और हिस्ट्री की बात होगी तो उसके सुपरस्टार की भी बात होगी, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, अकबर, काहे ऐसे नाम लेना चाह रहे हैं, रानी लक्ष्मीबाई, शिवाजी, और भी ऐसे अनगिनत नाम हैं। तुम इंटरनेशनल लेवल पे चले जाओ, दो तीन नाम तुम्हें और बहुत अच्छे मिलेंगे, अलेक्जेंडर, नेपोलियन, चंगेज खान। हम उन लोगों के नाम लेंगे जिन्होंने ह्यूमैनिटी को डिस्टर्ब नहीं किया। अच्छा, ठीक है, नो डाउट हिटलर दमदार आदमी है, चंगेज खान भी एक बहुत दमदार आदमी है। प्रोफेशनली वो कैसा भी हो, भाई मोदी जी को लोग पब्लिकली कितनी भी गाली दें कि ये पॉलिटिशियन खराब हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन पर्सनली वो दमदार आदमी है, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से आके उसने नाम बनाया है उस बात के लिए तालियां बजनी चाहिए। एज ए पॉलिटिशियन तुम कह सकते हो ये जीरो थे, ये तुम्हारी राय है। कोई ये कह सकता है ये सुपरस्टार थे, ये तुम्हारी राय है। लेकिन हाँ, एज अ पर्सन आप उनकी बेइज्जती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाँ मतलब पर्सनली मेरी नज़र में वो आदमी एज अ पर्सन तो सुपरस्टार है, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से आके उसने नाम बनाया है वो वाकई में ताली बजाने लायक। ठीक, अब यूथ की क्वालिटीज देखो। भगत सिंह कितने साल पे फांसी हुई? 22 साल पे, 22-23 साल। ठीक, 23 इयर्स की एज में आदमी देश की आज़ादी के लिए फांसी चढ़ रहा है। और जब उनको फांसी हुई थी तो एक बहुत खास बात पता है, हाथ नीचे करिए, उनको एक खास बात बहुत पता है क्या थी? फांसी चढ़ने से पहले इनका जो वेट था बॉडी का वो 3 किलो बढ़ गया था। फांसी चढ़ने से पहले इनका बॉडी का वेट 3 से 4 kg बढ़ गया था। वेट पता है कब बढ़ता है? या तो आदमी डाइट अच्छी ले रहा है,
ठीक, जब आदमी इंटरनली बहुत सेटिस्फाइड हो जाता है तब उसका ऑटोमेटिक वेट बढ़ जाता है। खुश। जब आदमी बहुत इंटरनली सेटिस्फाइड हो जाता है, उसके माइंड में स्ट्रेस नहीं रह जाता, उसको ये फील होने लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ सही। तो सब सही है, ठीक है, तब उसका ऑटोमेटिक वेट बढ़ जाता है। तुम अक्सर देखोगे जो बहुत डिप्रेस लोग होते हैं, ठीक है, वो अजीब से होंगे, दुबले पतले होंगे, उनकी बॉडी पे वेट नहीं होगा, उनके चेहरे पे चार्म नहीं होगा, चमक नहीं होगी। इंटरनली सेटिस्फाइड आदमी के चेहरे पे तुमको अलग ही नूर दिखेगा, उसका चमकता हुआ चेहरा उसका तुमको मालूम पड़ेगा। ठीक, महात्मा गांधी, इनके बारे में तो तुम्हारी पूरी इंडियन हिस्ट्री इन्हीं को डेडिकेटेड है। ठीक, फादर ऑफ नेशन। फादर ऑफ नेशन। और इस बात की खास बात पता है क्या इस आदमी की, जो तुमने फादर ऑफ नेशन बोला, ये इन्होंने नहीं कहा था कि मुझे कहो, ये हम ही लोग ने उनको टाइटल दिया है। हम ही गिर जाते हैं। ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक ऐसा आदमी जिसके पास कोई राइट नहीं, जब वो क्लास में बैठने जाता है तो उसको उठा के बाहर कर दिया जाता है, पानी नहीं पीने दिया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। और वो आदमी, मतलब मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, जिस आदमी के पास बचपन में कोई अधिकार नहीं है वो अधिकारों की किताब लिख देता है, मतलब वो बुक लिख देता है राइट्स की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब कितनी क्रिएटिव बात है। सोचो, एक आदमी जिसने जर्नी शुरू करी है शून्य से, माइनस से, जिसके पास राइट्स नहीं है, तुम्हारे पास कोई राइट ना हो, तुमको उठा के बाहर निकाल दे, तुम्हें उठा के पीछे बैठा दे सबसे क्लास में, तुम्हें कहते तुम इस टेबल पे हाथ नहीं लगा सकते हो, ये लगा सकते हैं, और कल तुम वो किताब लिख दो जिसमें सारे राइट्स लिखे हैं कि मैं बताऊंगा कौन कहाँ बैठेगा। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य, हिस्ट्री इनके फादर के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं दे पाती, हिस्ट्री के पास डेटा ही नहीं है कि इनका बैकग्राउंड क्या है। कुछ लिमिटेड से डेटा अवेलेबल हैं, वो ये बताते, क्योंकि बहुत पहले की बात है। ठीक, इंडिया वैदिक सिविलाइजेशन की जस्ट बात का बात है, मॉडर्न एम्पायर। ठीक, बहुत सारे हिस्टोरियंस ये मानते हैं, ये बताते हैं कि इनके फादर, जहाँ तक एक चारवाहे थे, गाय भैंस चराते हैं, एक आदमी जो चारवाहे का बेटा है वो इंडिया के पहले अंपायर का फाउंडर है, मॉडर्न एम्पायर, अच्छे थे ना। चाणक्य। ठीक, यही तो भी कॉमन बात करेंगे हम लोग आगे चल के। अशोक, उनके बेटे। ठीक, शायद उनके बेटे नहीं, इनके बेटे बिंबिसार, बिंबिसार, उसके बेटे अशोक। पूरे इंडिया पे होल्ड है इस आदमी का। अकबर, जब ये आदमी, यूथ की बात हो रही है, जब ये आदमी मुगल्स की गद्दी पे बैठता है, इसकी एज होती है 13 साल, तुम लोगों से 2 साल छोटा। ये आदमी मुगल साम्राज्य की गद्दी पे जब बैठता है, इसकी उम्र होती है 13 साल। और देखो, और जब, सॉरी हो गया, कोई नहीं, जब ये आदमी मुगल अंपायर, जब ये मुगल्स की गद्दी पे बैठता है, तब मुगल्स का क्षेत्र पता है कितना होता है? दिल्ली, थोड़ा सा आगरा, कुछ पोर्शन पंजाब के। मुगल अंपायर नहीं होता है, मुगल्स वाज अ टेरिटरी, मुगल कोई साम्राज्य नहीं है तब एक क्षेत्र है छोटा सा। जैसे इंडिया में बहुत सारे एम्पायर एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, छोटे 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 छोटे, वैसे ही एक मुगल टेरिटरी एग्जिस्ट कर रही है कि हाँ यहाँ पे भैया एक मुगल्स करके हैं, उनका शासन है। ठीक, ये आदमी 13 साल की उम्र में गद्दी में बैठता है, 1556, और डेथ होती है इसकी 1605 में, नियर अबाउट 50 इयर्स का टाइम गैप है जब इसकी डेथ होती है। तो लगभग इंडिया के बाहर जाता है। मुगल टेरिटरी मुगल अंपायर में बदल जाती है, मुगल साम्राज्य में बदल जाती है। ठीक, जब राजा बनता है 13 साल की एज में तो दिल्ली होता है, जब मरता है तो मुगल साम्राज्य बन जाता है। ठीक है, इंडिया से भी बाहर। युद्ध अफगानिस्तान तक एक्सटेंड था। ठीक है, बस साउथ के एरियाज में रह गए। साउथ के एरियाज रह गए और मेवाड़ रह गए। ठीक है, राजस्थान इलाका। राजस्थान में एक छोटी सी जगह है मेवाड़, वो रह गए, बड़ी शानदार जगह है। ठीक, अभी तक सिर्फ 3 ही रूलर्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने पूरे इंडिया पे शासन किया है, पूरे इंडिया पे नहीं, ऑलमोस्ट पूरे इंडिया। अशोक, अकबर एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, उन 3 लोगों में एक ये है, 13 साल की उम्र में राजा बनना है। सोचो, बड़ी क्रिएटिव बात है यार, 13 साल की उम्र में तुमको मुगल क्षेत्र की गद्दी में बिठा दिया जाए, तुम्हें दिल्ली भी मैनेज करने को दे दिया जाए, वो भी नहीं होगा हमसे। कितनी पढ़ाई, कितनी पर्सनैलिटी रही होगी आदमी के पास। ठीक है, और ये सब यूथ है। 23 साल की उम्र में भाई साहब भगत सिंह फांसी चढ़ गए और उनका 4 किलो वजन बढ़ गया, और उनके थॉट्स कितने जबरदस्त रहे होंगे। वो कम्युनिस्ट फॉलोअर था वो आदमी। ठीक है, तब के टाइम पे जब आदमी ना पढ़ता है ना लिखता है, उसको पढ़ना तक नहीं मालूम है, तब वो कार्ल मार्क्स और लेनिन को फॉलो कर रहे हैं और कम्युनिज्म की बात कर रहे हैं।
हम लोग अभी तक नहीं ठीक है, जानते। बहुत ही क्रिएटिव बात है रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, फीमेल्स को आइडियल मानना चाहिए इनको अपना। ठीक, शिवाजी महाराज सुपर आदमी है। क्यों? मुगल से लड़के थे, जब छोटा अवतार था फिर भी इतने बड़े पद पे एक छोटे से जमींदार के बेटे हैं। ठीक है, शिवाजी। शिवाजी एक छोटे से जमींदार के बेटे हैं। जब अपना अंपायर बनाने की शुरुआत करते हैं तो उस समय मुगल्स का सबसे पावरफुल रूलर इंडिया को रूल कर रहा है औरंगजेब। औरंगजेब। ठीक है, उससे पावरफुल रूलर इंडिया में कोई रहा नहीं औरंगजेब से ज्यादा है। तो ये अकबर नहीं भाई, वो उससे ज्यादा पावरफुल थोड़ी है। जब वो वाली मूवी देखो छत्रपति संभाजी वाली, तो उसमें वो एक लाइन बोलता है कि जो औरंगजेब की सेना है वो पूर्व की सबसे बड़ी सेना है और अभी तक विश्व के इतिहास में सबसे बड़ी सेना औरंगजेब ने रखी है। लार्जेस्ट आर्मी होल्ड करता है औरंगजेब, बहुत पावरफुल रूलर है। सर समुद्र वो क्या है, कोई समुद्रगुप्त उन्होंने रखी थी सबसे बड़ी सेना। वो उस टाइम पे रही होगी, लेकिन जो करंट ट्रेंड्स हैं, मूवी देखी ना संभाजी वाली छावा। छावा, उसमें देखो कहते हैं औरंगजेब के पास, और उनके पास सबसे बड़ी सेना कैसे होगी समुद्रगुप्त के पास, जब उनका अंपायर इतना बड़ा नहीं था। जब भाई जिसका अंपायर पूरे भारत भर में फैला तो सेना तो ऑटोमेटिकली उसकी सबसे बड़ी होगी ना। ठीक, औरंगजेब उस टाइम पे ये आदमी साम्राज्य के अंदर साम्राज्य पैदा कर रहा है, मराठा अंपायर। मतलब जब हिस्ट्री को पढ़ो तो ऐसे ऐसे कांड सुनाई देते हैं। ऐसे हम लोग इसकी पढ़ाई नहीं है। तो अब पढ़ो ना भैया, एक्सक्यूज किसको दे रहे हो? एक्सक्यूज किसको दे रहे हो? ऐसे तो हमें मिले ही नहीं कोई। शिवाजी भी यही बता देते हैं, सर हम तो कब्जा कर ही नहीं पाएंगे, हमारे कहाँ दम है। ठीक है, लेकिन उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। ठीक, बहुत ही क्रिएटिव लगता है मुझे कि जब भाई ये आदमी मुगलों के सबसे पावरफुल रूलर के सामने साम्राज्य के अंदर साम्राज्य बना रहा है, प्रोड्यूसिंग अ स्टेट विद इन अ स्टेट, बहुत बड़ी बात है। क्या लेवल की हंगर होगी उनके क्या अंदर। लेवल की हंगर है, क्या पैशन है, क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या यूथ है, क्या जवानी है। ठीक है, पीक पे जवानी। अलेक्जेंडर ग्रीस का रहने वाला है, जब ग्रीस से निकलता है इसका ड्रीम पता है क्या होता है? वर्ल्ड पूरा का- विश्व विजेता बनने का। हिस्ट्री इसको सिकंदर के नाम से भी पहचानती है, नाम में ही हो रहा है। ठीक है, और जब घर से निकलता है इसकी एज होती है 18 साल की एज में घर से 18 साल के बच्चे के माइंड में विजन है विश्व विजेता बनने का। बहुत क्रिएटिव बात है, मास्टरपीस बात। नेपोलियन एक मिडिल क्लास घर का लड़का है। नेपोलियन पे मूवी बनाई हॉलीवुड ने, देखना नेपोलियन, ऑस्कर या शायद कोई बहुत अवार्ड होते हैं, बहुत पॉपुलर, जीती है, रिसेंट 2 साल पहले आई थी। उसमें एक लाइन बोलता है नेपोलियन कि सत्ता में काबिज लोग मुझे किसी काबिल नहीं समझते, पर मेरा जन्म ईमान बनने के लिए हुआ है। मतलब मुझे बड़ी मूवी अच्छी लगती है, मैंने देखा उसको। ठीक है, फ्रांस एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे हमेशा से मोनार्की रही है, हमेशा राजा से का बेटा। राजा का बेटा, राजा का बेटा। एक बार पे डायनेस्टी है बार्बन, बिस्किट खाते हो बार्बन? तो बता। हाँ, जो भी कह लो, बार्बन। ठीक है, उसकी नहीं है, मतलब वो जो नाम है बार्बन वो वहीं से लिया गया है। ठीक है, एक बहुत ही फ्रांस की पॉपुलर डायनेस्टी है जिसके बहुत लंबे समय तक शासक रहे। सबसे पॉपुलर शासक बार्बन डायनेस्टी के हैं। जैसे इंडिया में मुगल्स हैं और मॉरन्स हैं, मराठास हैं, वैसे वहाँ पे जो सबसे पॉपुलर डायनेस्टी है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डायनेस्टी, बार्बन डायनेस्टी। ठीक है, उसी में सब राजा हैं। लुइस 16 सुना है ना तुमने? हाँ। लुइस 16, लुइस 14, लुइस 18। ठीक है, उसी डायनेस्टी के राजा है। उस डायनेस्टी के राजा ही फ्रांस को रूल करते हैं। एक मोनार्की वाले कॉन्टिनेंट में एक गैर राजवंश का आदमी नेपोलियन राजा बन रहा है। क्या बात होगी। क्या बात है। ठीक है, और सिर्फ फ्रांस का राजा नहीं बन रहा है, अपने पीक पे जब आता है तो पूरे यूरोप को रूल करता है। समझे? तो हिस्ट्री सिर्फ पास्ट नहीं है, अभी बता रहे हैं हिस्ट्री प्रेजेंट कैसे है, अभी आ रहे प्रेजेंट पे। समझ में आया? क्या कुछ लिखते चलो ताकि जब तुम पढ़ो तो तुम्हें रिवाइज रहे हल्का फुल्का। ठीक है, ये बनाओ यूथ एंड पीपल ऑफ 1947। तो अब तुम्हें अंदाजा लग रहा होगा कि 1947 से पहले यूथ और लोग कैसे थे। ठीक, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखो। यंग एंड डायनामिक, यूथ हैं, लोग हैं तो यंग एंड डायनामिक तो होंगे। ठीक, सबसे अच्छी बात पता है क्या है? विजन अच्छा है। विजनरी, फुल ऑफ एनर्जी एंड लीडरशिप क्वालिटीज, हंगर भी कह सकते हो, ऊर्जा से भरपूर हैं, लीडरशिप क्वालिटीज इनके अंदर मौजूद है। यंग और डायनेमिक हैं, विजनरी हैं, एनर्जी से भरपूर हैं, लीडरशिप क्वालिटीज इनके अंदर मौजूद हैं, एक्सट्रीमली हंग्री हैं। इस लिस्ट में स्वामी विवेकानंद का नाम है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है?
बिल्कुल है भैया, क्यों नहीं है। वैसे वो तो पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं। वो पॉलिटिक्स से दूर रहते थे, लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसका अपने ऊपर पूरा कंट्रोल है। स्वामी विवेकानंद, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जिसका अपने ऊपर पूरा कंट्रोल है। भाई एक सोसाइटी में बहुत सारे कैटेगरी के लोग एग्जिस्ट करते हैं ना, पॉलिटिशियन, डॉक्टर, टीचर और सेंट्स। आज प्रेमानंद महाराज हैं, सेंटी तो है। सेंट ही तो है, दिशा दे रहे हैं, ठीक है, समाज को दिशा दे रहे हैं ना। तो स्वामी विवेकानंद शायद किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं और वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे गुलेल से शूटिंग कर रहे होते हैं। कब? स्वामी विवेकानंद अच्छा एक फॉरेन विजिट पे थे और गुलेल से बच्चे शूटिंग कर रहे होते हैं। तो वो बच्चे पेड़ से कुछ तोड़ नहीं पा रहे होते हैं, ये लेते हैं और एक बार में तोड़ देते हैं। तो बच्चे उनसे पूछते हैं आपने कहाँ से सीखा है, तो ये जवाब में देते हैं मैंने ध्यान किया है। क्या किया? ध्यान किया है, मेडिटेशन। ध्यान किया है, मेडिटेशन की है। मेरा फोकस इतना शार्प फोकस है ना, तुम बीट नहीं कर सकते मुझे, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दिख रहे हैं। हाँ। अब अगला जो ग्राफ बनेगा हिस्ट्री प्रेजेंट से कनेक्ट हो जाएगी। इनमें सबसे अच्छी बात पता है क्या, जो मुझे बहुत पर्सनली अच्छी लगती थी उन लोगों में, इन लोगों में एक चीज है, हम्बलनेस। ये टैलेंटेड तो हैं सब में, मतलब हम्बलनेस है, एक नरम स्वभाव है, मतलब हर जगह नहीं हिट रहे हैं, जहाँ जरूरत है वहां पे बॉडी में हीट है, जहाँ नहीं है। गांधी जी की सबके सामने बॉडी में हीट थोड़ी है, जनता से मिल रहे तो हम्बली मिल रहे हैं ना। उस आदमी को घमंड नहीं है कि भारत का सबसे पॉपुलर नेता हूं मैं इस समय। भगत सिंह को घमंड नहीं है कि इस समय पूरे विश्व में मेरे चर्चे हैं, ठीक है, हम्बलनेस। और एक सबसे अच्छी बात जो आज के टाइम में खत्म हो गई, वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज। मॉरली बहुत ही वैल्यूड है। एक चीज होती है ना हिंदी में सुना, संस्कार, ठीक है, लोगों में बहुत ज्यादा है। अगर कोई बगल में खड़ा है तो उसका सम्मान है। आजकल का यूथ, कोई बगल में खड़ा है, उनसे बड़ा है, बूढ़ा है, अगर वो गाली दे रहे हैं तो वो देते ही चले जाएंगे। उसको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि हम बगल में खड़े। सड़कों में देखो यंग यंग लड़के नहीं तुम्हारे एज में 10th 11th के जाते हैं, गाली देते हुए जाते हैं, किसी की माँ बहन को गाली दे रहे हैं, चल रहा है उनका बढ़िया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई बूढ़ा जा रहा, बड़ा जा रहा, बेटी जा रही, किसी की मम्मी जा रही, कोई मतलब नहीं। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है, ये पढ़े लिखे हैं, टैलेंटेड है, पर्सनैलिटी है, हम्बलनेस है, और सबसे अच्छी बात क्या है, मॉरल वैल्यूज है इनके अंदर। मतलब भाई कोई आदमी इतने टॉप पे बैठा हो और उसके पास एथिक्स हो तो वाकई में शानदार आदमी है। ऊपर पहुंच के सबके दिमाग खराब होते हैं, बदतमीज नहीं कर रहा। ठीक है, और ऊपर पहुंच के बदतमीजी नहीं कर रहा है, इट मीन्स वो बढ़िया आदमी है। समझ में है? अगला चार्ट, यूथ ऑफ 2025, यूथ ऑफ 2025 डेड, खत्म है, ठीक है। और देखो इसकी क्वालिटी, डिस्ट्रैक्टेड, एडिक्टेड, विजनलेस, नो एनर्जी, ठीक, कोई ऊर्जा ही नहीं है शरीर में। हम यूथ को देखते हैं, कोई ऊर्जा नहीं उसमें शरीर में, झुके हुए चल रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि आपको सुन के लगेगा कि बस धामड़ी मार देंगे घुमा के। डेड हैं, डिस्ट्रैक्टेड हैं, कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई विजन नहीं है, कुछ अचीव नहीं करना है, ठीक, दिन भर इंस्टाग्राम पे हैं। और सबसे खराब बात पता है क्या है? चलो ये सब तो है, ईगोइस्टिक है। जैसे वो हम्बल थे ना, ईगोइस्टिक है, तुमने देखा होगा यूथ ईगोइस्टिक है, ठीक है, उसके अंदर बहुत ईगो भरा हुआ है। वो अपने आप को, जो यंग यूथ है ना आजकल का, वो अपने आप को कुछ और ही समझता है, हमारे लोग ऐसे, ठीक है। और देखो सबसे खराब बात पता है क्या? उसके अंदर कोई वैल्यूज नहीं। जैसा कि हमने भी बात करी, अगर वो गाली दे रहा है तो वो दे रहा है, अगर वो अपनी माँ बहन किसी की भी गाली दे रहा है तो वो दे रहा है, उसको कोई मतलब नहीं बगल में कोई बेटी खड़ी है, कोई मम्मी किसी की खड़ी है, कोई आंटी खड़ी है, कोई सीनियर खड़ा है, कोई सिंसियर आदमी खड़ा है, उसका चल रहा है, वो चल रहा है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर सोसाइटी को आप अच्छा रखना चाहते हैं, सही ट्रैक पर रखना चाहते हैं, तो वो है वैल्यूज। पढ़ाई से ज्यादा अगर कोई चीज जरूरी है तो वो है वैल्यूज। तुम जितना भी एक्सट्रीम टॉप पे आदमी पाओगे, तुम अडानी को देखोगे, वो जब बात करता है तो उसकी बात में वैल्यू झलकती है, ठीक है। रजत शर्मा वाला शो है, एंकर है रजत शर्मा, उन्होंने अडानी का इंटरव्यू किया, इतने प्यार से वो आदमी बात करता है, इतने वैल्यूड होकर बात करता है कि लगता है कि हाँ कोई बात कर रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम टॉप पे बैठा है। और जो आदमी एक्सट्रीम टॉप पे बैठा है वो ऐसे ही नहीं बैठा है, उसमें बहुत क्वालिटीज हैं। भाई भगवान सबको सब थोड़ी देते हैं, कुछ तो भगवान का भी रोल है ना देने में, कोशिश तो सब कर रहे हैं, लेकिन सबके ऊपर हाथ तो नहीं है, कुछ ही चुनिंदा लोगों पे हाथ है। तो उनको लगता होगा कि हाँ अगर हम इनको यहाँ पहुँचाएंगे, ठीक।
सवाल तुम लोगों से ये है कि प्रेजेंट में जो यूथ अभी तुमने देखा 47 से पहले वाला और जो 2025 में तुम यूथ देख रहे हो, इस 70 सालों में ऐसा क्या हो गया कि यूथ यहाँ वहाँ से यहाँ पहुँच गया? ऐसा क्या हो गया कि आज़ादी के बाद से वैसे महान पुरुषों ने जन्म लेना ही बंद कर दिया? 47 के बाद का कोई गांधी बताओ, 47 के बाद का कोई वैसा यूथ लीडर बताओ, ठीक है? मतलब वैसा पॉपुलैरिटी, वैसा ऑरा कैरी करने वाला कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा ना, ठीक? ऐसा यूथ नहीं दिख रहा ना, यूथ में ये एनर्जी नहीं दिख रही ना, क्यों? इसका जवाब हिस्ट्री देगी। गलत चीज़ इन्फ्लुएंस हुए। इसका जवाब तुम्हें हिस्ट्री देगी। हिस्ट्री कैसे देगी? प्रेजेंट की जितनी समस्याएं हैं उनका हर सोल्यूशन हिस्ट्री देगी। कैसे देगी? जब तुम हिस्ट्री में पुराना एजुकेशन सिस्टम देखोगे और जब तुम नया एजुकेशन सिस्टम देखोगे तुमको समझ में आ जाएगा दिक्कत कहाँ पे आ रही है। पुराने एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाई पे तो फोकस है, तब रिलीजन सब्जेक्ट है उस पर फोकस है, उसके साथ साथ पर्सनालिटी पे भी फोकस है। जैसे हथियार चलाना सिखा रहे हैं, हॉर्स राइडिंग सिखा रहे हैं, लीडरशिप क्वालिटीज सिखा रहे हैं। सबसे अच्छी बात क्या है? तुमने देखा होगा गाँव में आज भी जाओ तो आदमी पैर छूता है, क्यों? वैल्यूज पास ऑन कर रहे हैं। जब आप वैल्यूज किसी से लेते हैं तो आप किसी से जबरदस्ती गुस्सा नहीं करते हैं, ठीक है? आप उससे रेस्पेक्टेड रहते हैं। जब आप रेस्पेक्टेड रहते हैं, कूल रहते हैं, काम रहते हैं, तो चीज़ें स्मूथली चलती हैं। इसलिए वैल्यूज़ का होना बहुत ज़रूरी है। जब आपके अंदर वैल्यूज़ होती हैं तो आप किसी की बहन बेटियों को गंदी नज़र से नहीं देखते, इसलिए वैल्यूज़ ज़रूरी है। वैल्यूज़ इसलिए नहीं ज़रूरी है कि सिर्फ हैंड बैग करके खड़े रहना है। वैल्यूज़ इसलिए ज़रूरी है कि एक अच्छी स्ट्रॉन्ग सोसाइटी की फॉर्मेशन हो सके, जहाँ पे हर आदमी कैरेक्टर से भरा हुआ है। तभी तो सोसाइटी अच्छी है। यहाँ पे हर आदमी चीप है, तुम्हारी बहन मार गई तुमको डर नहीं लगेगा, ठीक? इसलिए वैल्यू जरूरी है कि हर आदमी सेफ रहे, सिक्योर रहे, सबको गुड फील हो, ठीक? इसलिए वैल्यूज जरूरी है। इसलिए पहले का आदमी पढ़ाई पर्सनैलिटी से ज़्यादा वैल्यूज पे फोकस करता है। आज भी गाँव में जाओ और कोई आया है और बच्चा पैर ना छुए तो तुरंत उसके वापस को डांटते हैं, देखा होगा तुमने, ऐसा है? अभी डांट पड़ जाती है, ठीक, अभी भी डांट पड़ती है। आज के टाइम पे क्या है, जो पढ़ाई है उसमें से प्रैक्टिकलिटी को हटा दिया गया, ठीक? उसकी एप्लीकेशन को हटा दिया गया, हिस्ट्री को रटना बना दिया, उसमें एरिस्टोक्रेटिक माइंडसेट को गायब कर दिया कि हिस्ट्री समझो नहीं, रट लो, खाली रटो, नंबर ले आओ, पढ़ लो। पढ़ाई को प्रैक्टिकलिटी से हटा के रॉट लर्निंग, रट्टेबाजी पे शिफ्ट कर दिया और नॉलेज शिफ्ट करके मार्क्स पे ला दिया। पढ़ाई मार्क्स के लिए होती है, लेकिन उससे पहले पढ़ाई नॉलेज के लिए होती है। मार्क्स हमेशा काम नहीं आएंगे, नॉलेज हमेशा काम आएगी, ठीक है? अभी जब तुम हिस्ट्री पढ़ोगे यूरोप बिफोर वर्ल्ड वॉर 1 तो तुमको बहुत नॉलेज मिलेगी और वो तुमको बहुत काम आएगी, अभी तुम देखना, ठीक? समझ में आया? सबसे पहला देखो जवाब हिस्ट्री ने दिया। हम लोग ने सवाल उठाया कि भाई यूथ क्यों खराब हो गया, हिस्ट्री ने जवाब दिया। हिस्ट्री हमसे कह रही है कि पहले का एजुकेशन सिस्टम देखो, आपका देखो। तो हिस्ट्री एक प्रेजेंट सब्जेक्ट है ना। हिस्ट्री आज की प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस की बात करता है ना। हिस्ट्री खाली पास्ट तक सीमित नहीं है। अगर तुम समझते हो इतिहास खाली बीते कल की बात है, ऐसा नहीं है। इतिहास आज की भी बात है और इतिहास आने वाले कल की भी बात है। अभी बताएंगे कैसे, समझ में आया? और देखो एजुकेशन सिस्टम समझ में आया? और एक पॉइंट हमने बहुत अच्छा लिखा था, मैं देख लेता हूँ। ठीक, अब देखो एक ये बात हो गई, वैल्यूज वाली थी। एक और बात मैंने लिखी थी बहुत अच्छी थी, याद नहीं आ रही, मिल गई, बहुत बढ़िया बात है। देखो प्रेजेंट की प्रॉब्लम समझ में आई, डैमेज्ड यूथ, सॉल्यूशन किसने दिया? हिस्ट्री ने। एक और चीज, आइडल्स। आइडल्स क्या होता है, अक्सर कभी कभी बच्चे किसी से थोड़ा सा इंस्पायर हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कोई उनको अच्छा लग जाता है, उनकी कुछ बातें किसी को अच्छी लग जाती हैं। अब वो इन्फ्लुएंस किससे होंगे, वो इंस्पायर किससे होंगे, ये डिपेंड करता है बच्चा टू बच्चा कि वो किससे इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो इन्फ्लुएंस किससे होना चाह रहा है। पहले का आदमी जो था वो जब अपनी आइडल की सेटिंग करता था तो उसने श्री कृष्ण को देख लिया, समझे? वो श्री कृष्ण से इन्फ्लुएंस है। अब भाई जो आदमी श्री कृष्ण से इन्फ्लुएंस है उसके मन में प्रेम भी, उसके मन में सेवा भाव भी
और वो तन मन की मजबूती की भी बात करेगा, क्योंकि श्री कृष्ण एक अच्छे योद्धा भी तो हैं। वो सिर्फ प्रेमी नहीं है जो ये बॉलीवुड वाले सीरियल बनाते हैं कि वो खाली राधा जी से प्रेम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो व्यक्ति सिर्फ प्रेमी नहीं है, ठीक है, उनकी पर्सनैलिटी भी जबरदस्त है। महाभारत के युद्ध में खड़े होके प्रवचन दे रहे हैं, इतना कूल और काम महाभारत का युद्ध चल रहा है, और वो वहाँ पे बता रहे हैं अरे सब मेरी माँ है, डोंट वरी यार, ये जो मैच चल रहा है ना ये मैंने फिक्स किया है, तुम्हें जीतोगे, तुम खेलो बस, ठीक। तो पहले आदमी श्री कृष्ण को वॉच कर रहा है, श्री राम को वॉच कर रहा है, प्रॉफिट मोहम्मद को वॉच कर रहा है, जीसस को वॉच कर रहा है, सिख गुरुओं को वॉच कर रहा है, अच्छा इन्फ्लुएंस हो रहा है। उसकी जो आइडल्स है वो काफी सॉलिड आइडल्स हैं। आज सबसे पॉपुलर शो कौन सा है टीवी पे, यूट्यूब पे? बिग बॉस। यूट्यूब पे सबसे पॉपुलर शो कौन सा है? इंडियाज गॉट टैलेंट। कौन चला रहा है? समय रैना। ये वही है ना कॉमेडी वीडियो। हाँ वही। कॉमेडी का ही होता है। यूथ वहां से यहाँ पता है क्यों आया? पहला रीजन हिस्ट्री जवाब दे रही है, दूसरा रीजन आइडल्स, ठीक है। नाम साथ में नहीं लिखना चाहिए, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक। किसको आइडलाइज कर रहा है? श्री कृष्ण को आइडलाइज कर रहा है, ऐसे महान लोगों का आइडलाइजेशन कर रहा है, उनको वॉच करके बड़ा हो रहा है। आज आदमी समय रैना को वॉच करके बड़ा हो रहा है। लड़कियां नूरा फतेही, जो उसका बस चले तो वो महिला टीवी पे नंगी हो जाए, ठीक है, एक भी कपड़ा ना पहने पैसे कमाने के लिए, लड़कियां उसको वॉच कर रही है। मैंने देखा छोटी छोटी बच्चियां उसके गाने पे उसके स्टेप्स जैसे रील बना के उसको टैग कर रही हैं, ठीक है, और वो नूरा फतेही उसको अपने स्टेज पे बुला के उसके साथ डांस कर रही है। क्या लड़कियां सीख रही हैं कि आप सारे कपड़े उतार दीजिए एंड देन यू गेट फेम, पॉपुलैरिटी, मनी, ठीक। यूथ का आइडियलाइजेशन गड़बड़ हो गया है। और हमेशा ध्यान रखना, जिससे भी इन्फ्लुएंस होना, जिससे भी इंस्पायर होना, आदमी ठीक होना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने आइडल गलत सेट किया तो उसकी कुछ चीजें तुम्हारे अंदर आती जरूर है। तुम जिसको भी वॉच कर रहे हो ना बहुत लंबे समय से, उसकी कुछ गुण तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिक आ जाएंगे, तुमको पता नहीं लगेगा। और एक और बात बताएं, जब तुम किसी को आइडल मानोगे ना, पहली चीज तो किसी को मानना नहीं, जब तुम किसी को आइडल मान लेते हो तो अगर वो कभी कोई गलत काम भी करता है तो तुमको वो भी सही लगता है, ठीक है। इसलिए कभी किसी को आइडल नहीं मानना है, लोगों की अच्छी बातों से इंस्पायर होना है, आइडल नहीं कि हमें ये है। जब आप आइडल मानते हो तो आप उसको भगवान का दर्जा देते हैं, गलती नहीं दिखती, ठीक, तब आपको उसकी गलती नहीं दिखती। पहले हम जब स्कूल में थे तो हमें शाहरुख बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब हमने कैपिटलिज्म ये सब चीजें पढ़ी तब हमें लगा कि हाँ शाहरुख की जर्नी अच्छी है, वो एक बहुत ही मिडिल क्लास बैकग्राउंड से, इज अ किंग ऑफ बॉलीवुड, वो मेहनती है, डेडिकेटेड है, उसके मैंने वीडियोस देखे, वो पैशनेट है, ठीक, वो अच्छा आदमी भी है, बट मुझे आइडलाइज नहीं करना है क्योंकि उसमें बहुत सारी फॉल्ट्स हैं, कमियां हैं, चीज़ें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, ठीक। इसलिए वहाँ से मुझे लगा कि हाँ मुझे लोगों को आइडलाइज नहीं करना चाहिए। जब मैं आइडलाइज करता हूँ तो मैं गड़बड़ कर जाता हूँ, ठीक। और वही चीज़ हम तुमसे कहेंगे, इंस्पायर हो, कोई अच्छा लगे उसे पसंद करो, उसकी चीज़ देखो, उससे सीखो, आइडलाइज मत करो, उसकी फोटो ला के घर में मत लगाओ कि हाँ यही है, वो गलती करेगा तुमको उसकी गलती नहीं दिखेगी, ठीक। समझ में आया? खुद को आइडलाइज करो, अरे मैं नहीं हूँ, समझ में आया? हिस्ट्री ने जवाब दिया, हिस्ट्री प्रेजेंट सब्जेक्ट समझ में आ गया, ठीक। अब हिस्ट्री फ्यूचर कैसे बताता है? अब हिस्ट्री पास्ट भी है, हिस्ट्री प्रेजेंट भी है, हिस्ट्री फ्यूचर भी है। देखो कैसे। एक और चीज थी इसमें कि पहले के टाइम पे मैंने देखा था जो आदमी टीचिंग को एज अ प्रोफेशन चूज करता था वो तब चुनता था जब उसको लगता था कि हाँ उसमें ऐसी बात है कि वो यूथ को शेप कर सकता है, किसी की लाइफ को शेप कर सकता है, ठीक है। उसको लगता था कि यार मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है कि अगर मैंने हाथ रखा तो ये आदमी सही ट्रैक पे आ जाएगा, फिर उसके बाद ये कर ले जाएगा। चाणक्य बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल। आज के टाइम पे क्या हो गया ना, टीचिंग को आदमी तब चूज करता है जब वो कुछ कर नहीं पा रहा है, पैसे के लिए, पैसे के लिए कर रहा है, नहीं पैसे के लिए कर रहा है अच्छी बात है, नो डाउट, पैसे कमाने चाहिए, बहुत कमाने चाहिए, ठीक है, पैसे कमाने चाहिए, लेकिन प्रायोरिटी क्या है? कुछ ऑप्शन नहीं बचा, कुछ ऑप्शन नहीं बचा तो टीचिंग ले ली, ठीक है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा तो टीचिंग ले ली, उसको टीचिंग का कोर नहीं मालूम, उसको ये फील नहीं मालूम है कि हाँ मैं इतना सही आदमी हूँ, मुझे खुद पे इतना बिलीव और ट्रस्ट है कि अगर मैं किसी बच्चे को ट्रैक दूंगा तो वो कर ले जाएगा। आजकल जो टीचर बन रहा है वो खुद ही सही ट्रैक पे नहीं है, डिमोटिवेटेड, डिस्ट्रैक्टेड है, एडिक्टेड है पता नहीं 20 चीज़ों से। और जब ऐसा आदमी तुमको, जब अंधा तुमको रास्ता दिखा रहा है तो खाई में तो बेटा तुम गिरोगे ही, ठीक है। हिस्ट्री पास्ट है, हिस्ट्री प्रेजेंट है, फ्यूचर भी है,
हिस्ट्री प्रेजेंट की प्रॉब्लम्स की बात करता है और उनके सॉल्यूशंस भी देता है। कहता है मुझे पढ़ो, मैं ही तुमको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, तो मुझे पढ़ो दो, मुझ में झांको एक बार, मेरे में ही सॉल्यूशन भी है। देखो उसने दिया ना यूथ वाला सॉल्यूशन, हिस्ट्री फ्यूचर भी है। फ्यूचर कैसे? जब हम पहले दिन आए थे तुम्हारे स्कूल में हमने बताया, हिस्ट्री कहता है एक चीज है मेरे अंदर, ट्रेंड्स, अगर तुम उसको कैच कर ले जाओ तो तुम फ्यूचर जान लोगे। एग्जैक्ट तो नहीं जान लोगे, लेकिन हाँ तुम्हें अंदाजा जरूर लग जाएगा। हिस्ट्री में एक बहुत अच्छा ट्रेंड है, मत करो सीधे रखो, हिस्ट्री में एक बहुत अच्छा ट्रेंड है, टेक्नोलॉजी चेंजेस एरा। जब जब टेक्नोलॉजी बदलती, एरा बदल जाता है, दौर बदल जाता है। सबसे पहली टेक्नोलॉजी जो इंसान ने यूज करी, उस टेक्नोलॉजी का नाम है, उस टेक्नोलॉजी का नाम है, एक चीज हमें नहीं याद ध्यान आ रही, हमने कैमरा ऑन किया है कि नहीं? नहीं ऑन कर दिया, ऑन कर दिया, हमको लगा सब हो गया। वीडियो वाले एक हिस्ट्री में बहुत अच्छी चीज है, एक ट्रेंड है जिसका नाम है टेक्नोलॉजी चेंजेस एरा। और अभी तुम फ्यूचर प्रेडिक्ट करोगे 5 मिनट, ठीक? सबसे पहली टेक्नोलॉजी जो इंसानों ने यूज करी वो था स्टोन। जब इंसानों ने सबसे पहली टेक्नोलॉजी यूज करी तो एज कौन सी आई, दौर कौन सा है? स्टोन एज। फिर ह्यूमन ने रिसर्च करी और ढूंढा खोजा, ह्यूमन क्यूरियस माइंड तो है ही। अन्य जानवरों में और इंसान नामक जानवर में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वी हैव अ क्यूरियस माइंडसेट। जितने एनिमल्स हैं, ह्यूमंस, हम भी एनिमल्स ही हैं ना एक तरीके के, ठीक है, हम भी एनिमल्स हैं, बस हम में और बाकी सब एनिमल्स में एक चीज का डिफरेंस है, बाकी एक चीज का डिफरेंस है जिसका नाम है क्यूरियस माइंडसेट, ठीक? क्यूरियस माइंडसेट ने एक चीज खोज दी इंसान को, ब्रॉन्ज, ठीक? मेटल, एक तरीके की धातु होती है मेटल, जैसे प्लास्टिक है वैसे ब्रॉन्ज। और जैसे ही इंसान ने ब्रॉन्ज खोजा, एज चेंज हो गई, ठीक? ब्रॉन्ज एज आ गई। क्या डिफरेंस आया? इस वाली एज में इंसान बंजारा है। बंजारा क्या होता है? नो सेटलमेंट, इंसान का कोई सेटलमेंट नहीं, इसका मतलब कोई होम नहीं, कोई घर नहीं, कोई जगह सेटल नहीं, वो घूम रहा है। जब ब्रॉन्ज आया, जब ह्यूमंस ने ब्रॉन्ज खोजा, उस ब्रॉन्ज से उसने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया और यहीं से बर्थ होती है एग्रीकल्चर की। हिस्ट्री हमें प्रेजेंट की हर चीज को समझना भी सिखाती है। ये लैपटॉप ये रखा है ना यहाँ पे, कभी तो ऐसा हुआ होगा कि पहली बार कहीं से लैपटॉप का आइडिया आया होगा। जो खेती बाहर हो रही है कहीं तो पहली बार शुरू हुई होगी। जितनी चीजें तुम आज देख रहे हो वो सब पास्ट में कहीं स्टार्ट हुई है ना। समझ में आ रहा है? अगर हमें उस हर चीज का पास्ट मालूम हो तो हम आज समझ पाएंगे ना ऐसी कैसे। जैसे देखो यहाँ पे इंसान स्टोन यूज कर रहा था, घूम टहल रहा था, जानवरों को मारता था, खाता था, रहता था, पेड़ पे जो नेचुरली उग रहा था नेचुरली उसको खा लेता था। लेकिन अब ब्रॉन्ज बन गया, उसने कुल्हाड़ियां बना ली, खेती करना शुरू कर दिया। जब खेती करना शुरू किया तो अब वो फूड प्रोड्यूसर हो गया। फूड प्रोड्यूसर हो गया ना भाई। पहले वो खेती नहीं कर रहा है, पत्थर लेके घूम रहा है, जानवर को मार दिया बड़े बड़े पत्थरों से, खा लिया। पेड़ पे कोई सेब दिख गया, तोड़ के खा लिया। लेकिन अब इक्विपमेंट्स आ गए। ये इंसान यहाँ घूम क्यों रहा है? खाने की तलाश में तो घूम रहा है, लेकिन अब उसने खाने की व्यवस्था कर ली, खेती सीख ली ना, खाने की व्यवस्था कर ली। अब जब उसकी खाने की व्यवस्था हो गई तो वो घूमे क्यों? बर्थ ऑफ होम्स। जो घरों में रह रहे हो ना, शुरुआत यहाँ से हुई। ये जो आज पैलेसेस देखते हो सेटल्ड, कि आदमी कहता है यहाँ कोठी बनाएंगे और यहाँ रहेंगे, शुरुआत यहाँ से हुई, ठीक? होम्स। इसी के बाद इंसान ने एक और चीज शुरू करी। आदमी कुत्ता पालता है, जानवर पालता है, अलग अलग डोमेस्टिकेशन, सेफ्टी के लिए डोमेस्टिकेशन। ये जो हर चीज आज देख रहे हो, जो हर चीज आज तुम्हारी आंखों के सामने हो रही है, उसकी शुरुआत इतिहास में कहीं ना कहीं हुई है, तभी तो आज हमारे सामने है, हुई, ठीक? ये जानवर पालना, गाय पालना, भैंस पालना कहाँ से शुरू हुआ? जब इंसान सेटल हुआ। सेटल कैसे हुआ? जब उसने ब्रॉन्ज खोजा, क्योंकि वो घूम रहा था। ब्रॉन्ज खोजने के बाद उसने फूड प्रोड्यूसर बन गया, एग्रीकल्चर करने लगा, सेटलमेंट हो गया। ब्रॉन्ज के बाद उसने एक बड़ी शानदार चीज खोज दी, आयरन। और जब आयरन उसने खोजा तो एज शुरू हुई, आयरन एज। आयरन एज ने सब बदला। अभी इंसान के पास ब्रॉन्ज है। ब्रॉन्ज कमजोर मेटल होता है, हथियार नहीं बन सकते हैं उससे। जब इंसान ने लोहा खोजा तो उसने हथियार बनाए, वेपन्स। और जब वेपन्स बनाए तब शुरू हुई क्लैशेस।
एक दूसरे से झगड़े, और यहाँ से शुरू हुआ ह्यूमन एक्सपेंशन, इंसान का विस्तार। ठीक है, अब आदमी को ये फील आया कि भैया ये जमीन तो हमारी है ही, तुम्हारी भी मेरी है। समझ में आया? ठीक है, इंसान ने लड़ाई झगड़ा कहाँ से शुरू किया? आयरन एज। आयरन एज। और यही आयरन एज से ये जो यहाँ पे ब्रॉन्ज एज आई, छोटे छोटे गाँव का तरह सब सीन होगा, खेती चल रही होगी, कबीलों में लोग रह रहे होंगे, ये कबीले बदल गए पैलेसेस में, पहले से बहुत बाद में कबीले बदल गए राज्यों में। ठीक, राज्यों में, टेरिटरीज में छोटे छोटे कबीले हैं ना, अब उन कबीलों ने हथियार बना लिए, अब एक कबीला दूसरे पे कब्जा करेगा, वो कबीले टेरिटरीज बन जाएंगे। ठीक, देखो टेक्नोलॉजी बदल रही है, एज बदल रही है, समझ में आया? आओ आगे बढ़ो। अब देखो, फिर उसके बाद और टाइम आगे बढ़ा, फिर ये सब रूलर्स आ गए। ठीक है, एम्पायर्स आ गए, एम्पायर्स का टाइम आ गया, क्योंकि देखो बन जाएगा, टेरिटरीज बनने लगी ना, कबीलों से टेरिटरीज आ गई, एम्पायर्स आ गए, फिर रूलर्स आ गए। फिर उसके बाद और डिस्कवरीज हुई, रेनेसांस हो गया, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज हो गई, रास्ते खोज लिए गए। फिर एक चीज की बर्थ हुई, स्टीम इंजन। रेनेसांस के बाद हुई थी, अभी बताएंगे। अब देखो अजय, देखो पहले इधर देखो। ठीक, बर्थ हुई स्टीम इंजन। स्टीम इंजन ने सेटअप कराई फैक्ट्रीज, क्योंकि फैक्ट्रीज में जो मशीन थी वो स्टीम इंजन की ही हेल्प से चलती थी। जब फैक्ट्री सेटअप हुई, एक नई एज शुरू हुई, एज ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल एज, एक नई एज स्टार्ट हुई। समझ में है भाई? मशीन है, फैक्ट्री है, ठीक, अब मशीन है, वो मशीन चलेगी कैसे? अब कोई बात नहीं, वो मशीन चलेगी कैसे? स्टीम इंजन से। मशीन में क्या होता है ना, पिस्टन घूमता है, पिस्टन कैसे घूमता था? वो भाप से घूमता था, वो भाप से घुमाने वाला ही क्या है? स्टीम इंजन। स्टीम इंजन ने फैक्ट्रीज लगाई, और फैक्ट्रीज से एक नई एज शुरू हुई, इंडस्ट्रीज की एज। इंडस्ट्रीज की एज आगे बढ़ी, एक नई एज आई जो तुम लोग ने देखी, कंप्यूटर एंड इंटरनेट। ठीक, एक नई एज शुरू हुई, इस एज को कहते हैं एज ऑफ इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी। ठीक, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक, अब ये एज बिग ट्रांजिशन हो रहा है। कौन सी एज आ रही है? एआई एंड स्पेस। ठीक, एक नई एज में हम, बहुत ही टेक्निकल दौर है जिसमें हम लोग जी रहे हैं, बीच में बोलो। ठीक है, एक ट्रांजिशन फेज है ये, फ्रॉम कंप्यूटर टू एआई एंड स्पेस एज। ठीक है, एक दौर से दूसरे दौर में हम परिवर्तन कर रहे हैं, और अब जो एज आएगी वो आएगी एआई एंड स्पेस एज। इसमें नोटिस करने वाली बात क्या है? हर एज में उस एज की जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को जिसने बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया, उस आदमी ने उस एज को डोमिनेट किया है। जैसे हर एज में टेक्नोलॉजी, जैसे स्टोन एज में टेक्नोलॉजी क्या है? ब्रॉन्ज एज में ब्रॉन्ज, कॉपर एज में कॉपर, इंडस्ट्रियल एज में इंडस्ट्रियल, आयरन में आयरन, सब में एक अपनी टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी की बेस पे एज है। हर एज में जिस आदमी ने उस एज की टेक्नोलॉजी को सबसे अच्छे से यूज किया है, उस आदमी ने उस एज को डोमिनेट किया है। देखो, जब इंडस्ट्री सेटअप हुई, जेआरडी टाटा ने इंडस्ट्रीज के पार्टिसिपेशन में बहुत रोल निभाया, और इस एज में सबसे ज्यादा नाम कमाने वाले व्यक्ति हैं जमशेदजी रतनजी टाटा। क्या है? इंडस्ट्रियलिस्ट ही तो हैं। कंप्यूटर इंटरनेट एज, डिस्कवरी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट किसने करी? बिल गेट्स। ठीक, कंप्यूटर इंटरनेट की एज आई तो बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट बनाया। इस एज को डोमिनेट किसने किया? बिल गेट्स ने। ठीक, एआई एंड स्पेस एज, चैट जीपीटी किसने बनाया? सैम ऑल्टमैन, यूएसए का पता है। सैम ऑल्टमैन। ठीक, चैट जीपीटी को किसने बनाया? सैम ऑल्टमैन। स्पेस, और एक और एज है, स्पेस और ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी या फिर बैटरीज, ईवीज, ये हम शिफ्ट देख रहे हैं ना पेट्रोल से ईवीज की तरफ। इस सेक्टर में कौन डोमिनेटिंग है? टेस्ला, और उसकी एक एजेंसी है स्पेस एक्स। आज कौन डोमिनेट कर रहा है? एलन मस्क। समझ में आया? अगर आप चाहते हैं आप इस एज में रेलिवेंट बने रहें, तो आप एआई, स्पेस और टेक्नोलॉजीज के बारे में चीजें जानें, और खासकर चैट जीपीटी को अपनी पढ़ाई लिखाई में यूज करना, उसके बेनिफिट्स, उससे बातें करना। चैट जीपीटी के साथ वो थोड़ा सा कंफर्टेबल होना स्टार्ट करो,
तुम्हें जो भी लाइफ में कैरियर में जो भी अचीव करना है, तुम जो भी बनना चाह रहे हो, तुम चैट जीपीटी से सवाल करो कि मैं अपने प्रोफेशन में तुम्हें कैसे इंटीग्रेट कर सकता हूँ। ये मेरे लिए काफी नुकसानदायी बन चुका था। एक टाइम में कुछ ज्यादा ही उसने लगा था उससे, मतलब खुद से कुछ एफर्ट डाल ही नहीं करना पढ़ाई पे, कुछ भी है उससे पूछना कुछ हाँ ये मत करो, ये उस पर डिपेंडेंसी नहीं करनी। हर वो आदमी एज को डोमिनेट करेगा जो इस एज की टेक्नोलॉजी को समझेगा, पर यूज करेगा, पर उस पर डिपेंडेंट नहीं होगा। डोमिनेट हमको करेगा। हाँ डिपेंडेंट नहीं होगा, हाँ बिल्कुल तुम वो करेगा। अब तुम्हारे पास भी मौका है, दूसरों को कर लो। ये जो एआई और स्पेस एज शुरू हो रही है, इस एज के सबसे पहले नायक हैं ये लोग, एलॉन मस्क और सैम अल्टमैन। हर एज में सबसे पहले कोई आदमी आता है ना, फिर एज वो अपने पीक पे आती है, फिर उस पीक पे कुछ लोग होते हैं, फिर एज एंड होती है। ठीक, ये एज शुरू हो रही है। इस एज को शुरू में सबसे पहले किसने पकड़ा है? सैम अल्टमैन और एलन मस्क। कैसे लोग, समझ में आया? हिस्ट्री ठीक है, हिस्ट्री पास्ट भी बताती है, प्रेजेंट भी। हिस्ट्री प्रेजेंट की प्रॉब्लम्स जितनी तुमको आसपास प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, इन सब का सलूशन तुमको इतिहास में मिलेगा, कहीं ना कहीं मिल जरूर जाएगा। हिस्ट्री तुम्हें फ्यूचर भी बताती है। अगर आप इतिहास को बीते हुए कल की बात समझते हैं तो आप पूरी तरीके से गलत हैं। इतिहास सिर्फ कल नहीं है, वो आज भी है और आने वाला कल भी है। ठीक, समझ में आ गया? हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस समझ में आई? ये एक डेड सब्जेक्ट नहीं है, ये एक लिविंग सब्जेक्ट है जो सिर्फ पास्ट की बात नहीं करता है, प्रेजेंट फ्यूचर हर एक चीज की बात करता है। ठीक, अगर अब आपसे कोई कहे तो उसको समझाने मत लग जाना, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा, वो तुमको पागल समझेगा। तुमको समझ में आ गया है, अपने तक रखो। ठीक, वो वाली लाइन तुमको बताई थी ना, जिसको समझना वो समझ जाएगा। when you are young, too young, you try to change the world, when you become wise, you try to change yourself. ठीक, बड़े हाँ। चलो, समझ में आ गया? हिस्ट्री समझ में आई? अपनी कॉपी पे जितना तुमको समझ में आया है 2-4 लाइन में लिख लो, ताकि तुम हिस्ट्री की डेफिनेशन ना भूलो। तुमने इस वाले टॉपिक को शुरू होने से पहले हिस्ट्री की डेफिनेशन बताई थी, स्टडी ऑफ पास्ट। अब अपने हिसाब से डेफिनेशन लिख लो, कुछ एग्जांपल्स दे दो। ठीक, अपने दिमाग से लिखो, तुम्हें जो समझ में आती। हिस्ट्री का परसेप्शन चेंज हुआ, ठीक है, ये हिस्ट्री है। और हर सब्जेक्ट कैसा है, जब जैसे मुझे बायोलॉजी बड़ा क्रिएटिव लगता है, ठीक है, सोचो बायोलॉजी में एक टॉपिक है एवोल्यूशन, उसकी बात होती है ह्यूमन एवोल्यूशन, मतलब इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, और अब बायोलॉजी डीएनए में चेंजेस की बात कर रहा है। कितना क्रिएटिव चीज़ है। लाइक मैथ्स में नंबर्स, मैं मैथ्स में वीक था स्कूल में, ठीक है, मैथ्स में नंबर्स हैं 2, 3, 1। अब जैसे अभी तुमसे कहें आदर्श वहाँ चले जाओ तो नहीं जानता हूँ, हम आदर्श किलोमीटर दूर है। हमने से आदर्श 2 किलोमीटर, तुम्हारे माइंड में अंदाजा बन जाएगा कितने किलोमीटर दूर है और कितना टाइम लगेगा जाने में। मतलब क्या नंबर है, मतलब हमारे माइंड को मैसेज मिल जाता है कि कितनी दूर है, एक आइडिया लगा देता है नंबर। क्या बात है मैथ्स। मतलब कुछ मेरे बेसिक बहुत फेवरेट सब्जेक्ट हैं, जैसे सोशल स्टडीज़ पसंद है, लिटरेचर बहुत अच्छा है, लिटरेचर तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है, हर सब्जेक्ट अच्छा है, सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं। समझ में आया? अगर हर सब्जेक्ट का तुम ब्यूटी पहचान पाओ तो। अगर तुम हिस्ट्री को सिर्फ इतना समझते हो कि अरे यार अकबर की बात करते हैं 1556 में उसने युद्ध लड़ा था, कोई सेंस नहीं। एक हमने देखा यूट्यूब पे एक वीडियो था, रील बता रहे थे भाई साहब अमेरिका से पढ़ के आए थे लग रहा है, ठीक है, वो बता रहे थे हम हिस्ट्री क्यों पढ़ें, अब इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, एआई आ गया है, हमें अगर पता करना होगा कि अकबर ने लड़ाई कब लड़ी तो हम गूगल कर लेंगे, फिर हम मारे जाएंगे ना ये लोग। ठीक है, उन्हें पता नहीं है कि हिस्ट्री पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, सब कुछ हिस्ट्री है, सब कुछ हिस्ट्री है। ठीक, तुम किसी जगह गए और मान लो वहाँ के तुम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, सांसद हो गए, ठीक, लेट से, या आईएएस हो गए, या किसी ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पे तुम्हें एक बड़ी अच्छी पोजीशन दी गई, पावर दी गई, और तुम्हें अगर उस जगह की हिस्ट्री नहीं पता है, उस जगह का कल्चर नहीं पता है, फॉर एग्जाम्पल तुम किसी एक ऐसी जगह पहुँचे जो मुस्लिम डोमिनेटेड है, वहाँ पे मुस्लिम वैल्यूज़ बहुत हैं, मुस्लिम्स को लोग बहुत वैल्यू करते हैं, तुमने वहाँ जाके इस्लाम के बारे में बदतमीजी कर नहीं कर पाएंगे, तुमको काट दिए जाओगे वहाँ पे, तुम अगर तुमको हिस्ट्री नहीं पता है वहाँ की। तुम किसी पीक हिंदू डोमिनेटेड जगह पहुँचे और तुम वहाँ पे इस्लाम का नारा गा रहे हो, ठीक है, नारा गा रहे हो अच्छी बात है, लेकिन तुम हिंदुओं को नीचा दिखा के उसका नारा गा रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो। अगर तुम बदतमीजी कर रहे हो, इसलिए तुम्हें अगर किसी जगह को रूल करना है, किसी जगह पे तुम्हें पावर दी गई है, तुम्हें उस जगह को एडमिनिस्ट्रेट करना है, चलाना है, तुम्हें उस जगह की हिस्ट्री और कल्चर पता होना बहुत ज़रूरी है। अब तुम्हें पता है कि जैसे तुम एक जगह ऐसी जगह पहुँचे, तुम्हें पता है कि यार यहाँ पे लोगों के बीच टेंशन डेवलप होता है, ठीक, अलग अलग जातियों के बीच में, तो तुम्हारा काम क्या है, एक अच्छे ऑफिसर का काम क्या है,
बदतमीज ऑफिसर तो ध्यान ही नहीं देगा। अच्छे ऑफिसर का काम क्या है, अच्छे सांसद का काम क्या है, अच्छे विधायक का काम क्या है, वो पता करें यहाँ का कल्चर क्या है, दिक्कत क्या है? यहाँ का कल्चर क्या है, यहाँ पे ऐसा कौन सा त्योहार है जो सब लोग मिलके मनाते हैं, तो वो क्या करे ना, उस त्योहार का बहुत अच्छा सा इवेंट रखवाए, सबको बुलवाए, वहाँ पे बहुत अच्छे प्लेस करवाए, सबके लोगों में बाइंडिंग अच्छी हो, एक बॉन्डिंग डेवलप होगी, सोसाइटी स्ट्रांग होगी। भाई एक घर में जिसमें सब आदमी एक दूसरे की चिंता करता है, वो घर मजबूत है ना, हाँ। ठीक है। तो जो घर है वो एक कंट्री है, कंट्री भी तो घर ही है, ठीक, घर का हेड बस एक बड़ा घर है, अच्छा, ठीक, प्राइम मिनिस्टर, मेरे मतलब वही छोटा सा। ठीक, समझ में आ गया। हाँ। लिखो डेफिनेशन, लिखो अपने मन से लिखो, थोड़ा पेन चलाओ, मेहनत करो, सोच के लिखो। पानी पियोगे? जी। समझ में आया मुझे? कंप्लीट स्टडी और पास नहीं है वो, उसके साथ साथ प्रेजेंट और फ्यूचर भी है। उसको वॉशरूम वगैरह जाना हो जा सकता है। बढ़े आगे, चलो। अब अगला हेडिंग है वॉर्स, क्या होते हैं और क्यों होते हैं। बेसिकली दो तरीके के वॉर्स, देखो लिखना आराम से, टाइम देंगे, और जब लिखना हो तो वीडियो प्ले कर लेना, उसमें अच्छा, तो देख ठीक। लेना है नहीं, ठीक, जो छूट जाए। वॉर्स दो तरीके के हैं। सबसे पहले तो एक कॉमन आदमी लड़ता है, जब कॉमन आदमी लड़ता है तो उसका जो मोटिव होता है वो होता है ईगो को जस्टिफाई करना, अपने आप को किसी के सामने प्रूव करना, ठीक, देखो हम में दम है। ये हम में दम है, फर्जी रीजन है, कोई पॉइंट नहीं है इस बात का, ठीक। बहुत सारे लोगों को तुमने देखा होगा रिक्शे वालों से बहस कर रहे हैं, सब्जी वालों से बहस कर रहे हैं, कोई पॉइंट नहीं है उसका बहस करने का। आप किसी कमजोर आदमी पे बदतमीजी दिखा रहे हैं, कोई सेंस नहीं। हाँ, अंकिल अनलेस वो बहुत बदतमीजी करते तुमसे, तब तो उसको उल्टा टांग देना है, ठीक पापा है। का कह देता जा रहे थे, साथ में खड़े पापा कह रहे बदतमीजी कर दी उनसे। हाँ, तब मतलब कुछ बहुत एक्सट्रीम कर दे तब तो ठीक है, लेकिन आपको इतना इन्वॉल्व ही नहीं होना है कि ऐसी सिचुएशन हमारे लिए चलेगा। नीचे करो, वो आ रहा होगा, ठीक। अब देखो एक वॉर होते हैं, जैसे कभी कभी तुमने सुना होगा बॉम्बे वगैरह हो गए, बड़े बड़े शहर हो गए, तुमने सुना होगा गैंग वॉर्स होते हैं, ठीक। क्यों होते हैं गैंग वॉर्स? टेंडर्स के लिए। जब चुनाव होता है तो तुमने सुना है कि लड़ाइयाँ हो जाती हैं, गोलियां चल जाती हैं, ठीक। दंगे, दंगे अलग चीज, दंगे अलग चीज, दंगे जनता करती है, दंगा में जनता इन्वॉल्व है, वो मरकट रही है, उसमें राजा नहीं इन्वॉल्व है, ठीक। राजा क्यों लड़ता है? टेंडर के लिए, वो जा रहे हैं यूथ ऑफ 25, ठीक है, पुल बन रहे हैं। टेंडर मतलब तो होता है बजट। टेंडर मतलब कि जैसे सरकार ने कहा कि 100 करोड़ रुपए हैं, ये ब्रिज बनना है, 5 लोग कह रहे हैं हम बनवाएंगे, 5 लोग कह रहे अब 5 आदमी हैं वो टेंडर लेने के लिए, अच्छा कि हमको पैसे तो हम बना के हम दे रहे हैं। बनवाएंगे। तो कभी कभी हो जाते हैं, चीजें हो जाती हैं, ठीक। दूसरा इलेक्शन है, अब लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि इलेक्शन होगा, जो जीतेगा वो पावर में आएगा, वो पावर में आएगा, उसके पास पूरा इकोनॉमी पे उसका कंट्रोल हो जाएगा, रहेगा। पूरा कंट्रोल आएगा, पावर मिलेगी उसको। तो कभी कभी शहरों में टेंडर यानी इकोनॉमी, इलेक्शन यानी पॉलिटिक्स, पावर एंड पॉलिटिक्स, इकोनॉमी यानी मनी। तो कभी कभी शहरों में पैसे और पावर के लिए कुछ War. ग्रुप्स में झगड़े हो जाते हैं और हम इन झगड़ों को कह देते हैं वॉर, गैंग वॉर। गैंग वॉर्स। जब ये झगड़े पैसे और पावर के लिए दो कंट्रीज आपस में करती हैं, तब हम इन्हें कह देते हैं वर्ल्ड वॉर्स। समझ में आया? जब नेशंस, अंपायर्स, जब नेशंस और अंपायर्स मनी,
एंड पॉलिटिकल पावर, पीपी लिखे जाते हैं। जब नेशंस, बड़े बड़े देश, बड़े बड़े साम्राज्य एक दूसरे से लड़ते हैं पैसे के लिए और वर्ल्ड डोमिनेंस के लिए, पॉलिटिकल पावर के लिए, पूरी दुनिया पे होल्ड के लिए, तब वो वॉर्स किसका रूप ले लेते हैं? समझ में आया? सर इसमें पूरे वर्ल्ड का रिलेशन नहीं है वर्ल्ड वॉर में, बस पावरफुल कंट्रीज का पावरफुल कंट्रीज का एंगेजमेंट है, ठीक। एक्चुअली पूरे वर्ल्ड का रिलेशन इसलिए नहीं है क्योंकि जो बचा हुआ देश है वो तो उन्हीं के गुलाम है। तो क्या समझो, करेगा वो? आज जैसे भारत ने वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया, तुम देख रहे हो इंडिया नहीं दिख रहा है। इंडिया करेगा कैसे जब वो अंग्रेजों का गुलाम है? जबरदस्ती उनके ठीक है। सोलर ले जा रहे थे। हमारे सोल्जर्स ले जा रहे थे बस। अब तुम यही तो सोच रहे हो कि सारी कंट्रीज नहीं, इंडिया सब नहीं दिखता है वर्ल्ड वॉर में। इंडिया वॉज नॉट अ कंट्री, और उसमें से इंडिया तो गुलाम है ना किसी का, तो वो कैसे वॉर्स में जा सकता है? आधी आधा ब्रिटेन गुलामी थी। ठीक, और आधी से ज्यादा दुनिया ब्रिटेन की गुलाम है। ब्रिटेन 1850 के टाइम पे ब्रिटेन के लिए एक लाइन बोली जाती है, ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन तो बोला ही जाता है, वो तो वर्ल्ड है, उसका टाइटल है। एक लाइन बोली जाती है, द सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूरज नहीं ढलता है। क्यों नहीं ढलता है? क्योंकि दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे तुमको सूरज उगता हुए दिखेगा। अब तुम अफ्रीका में हो, जैसे इंडिया में रात हो गई, ठीक, लेकिन ब्रिटिश का कब्जा अफ्रीका में भी है, लेकिन वहां दिन हो रहा है। ठीक, ब्रिटिश का कब्जा अमेरिका में भी है, चलो यहाँ दो जगह रात हो गई, अमेरिका में दिन हो रहा है। ब्रिटिश साम्राज्य में सूरज नहीं ढलता है, हमेशा दिन रहता है। ठीक है, मतलब हर जगह कब्जा है उसका। कितना पावरफुल रहा होगा, सोचो कि धरती के चारों तरफ उसका कब्जा है, कि जिधर भी खड़े होगे अगर वहां दिन है तो वहां ब्रिटिश साम्राज्य है। ठीक है, इतना पावरफुल अंपायर, और इतने पावरफुल अंपायर से भारत में एक आदमी लड़ जाता है, गांधी, और फिर यहाँ के लोग गाली देते हैं कि उनको कुछ मालूम नहीं था। एक अंपायर जिसके लिए लाइन बोली जा रही है, द सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश अंपायर। अब किसी के लिए लाइन बोली जा रही है, सोचो कितना पावरफुल होगा। उससे और कहा उस जाता है। आदमी को, उस अंपायर को एक आदमी चैलेंज कर रहा है कि तुम्हें देश से निकाल दूंगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इनह्यूमन। समझ में आया? मेरा कुछ पॉइंट्स तो गांधी जी के बारे में नेगेटिव भी लिखे बुक्स में अपनी, हमारी बुक्स में ही लिखे। भाई तो ये हम लोग की गलती है ना कि हमने उन्हें भगवान के स्वरूप में देखा है। ये हमारी गलती है ना कि हम उनको बिल्कुल ऐसा आदमी समझते हैं कि जो कभी मिस्टेक कर ही नहीं सकता है। ये तो हम कह रहे हैं ना, वो तो नहीं कह रहे कि मुझे ऐसी नज़र से देखो कि भैया मैं बिल्कुल भगवान हूँ या मुझसे कभी गलती नहीं होगी, गड़बड़ नहीं होगी। हमने उनको भगवान का दर्जा दिया, अब हम उस भगवान में कमी निकालते हैं। उन्होंने तो कभी कहा ही नहीं मुझे भगवान कहो। तो अब जब बुक्स में नेगेटिव पॉइंट दिखता है तो हम लोग कहते हैं बताओ ये इतने गलत आदमी थे। अरे भैया वो खुद ही कह रहा है मैं गलत आदमी था, मैं इंसान Accept कर रहे हूँ, हैं। मैं इंसान हूँ, मुझसे गलती हो सकती है, तुम मुझे भगवान के रूप में देखते हो तो मैं क्या करूँ, है नहीं? सर कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जी ने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ब्रिटिश से लड़ा। हाँ और क्या, आम आदमी थे ना वो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ब्रिटिश से लड़ जाएंगे। इंग्लैंड से बड़ा आदमी है, बैरिस्टर है, वो चाहता तो वहाँ सेटल हो जाता, उसको अच्छा पैसा मिल रहा है, वो यहाँ के धोती पहन के सड़कों पे चलेगा। बताओ, साउथ अफ्रीका में उसकी इतनी अच्छी वकालत चल रही थी, वहाँ पे उन्होंने मूवमेंट लीड कर दिया था। कि सर से पूछेंगे भाई खुद सोचो, एक आदमी जो विदेश से पढ़ा है, जिस टाइम पे लोग नहीं पढ़े होते हैं, वो भी लॉ पढ़ा है, लॉ की हमेशा इतनी डिमांड है, ठीक है, वो चाहते तो फॉरेन सेटल हो जाते। उस समय बहुत लोग विदेश से पढ़े होंगे, बहुत लोग विदेश से पढ़े होंगे, उनका हिस्ट्री में नाम क्यों नहीं, सब वहीं सेटल हो गए होंगे। वो आदमी चाहता तो विदेश सेटल हो जाता, वो आदमी चाहता एक घर, एक गाड़ी, बढ़िया पत्नी, वकाल, जलवा सब मेंटेन कर लेता वहाँ पे जाके यूरोप के किसी भी देश में। और वो आदमी चाहता तो ब्रिटिश एम्पायर उसको अपने अंदर भी मिला लेता कि नहीं मिला लेता? आराम से मिला लेता। शंकरम नायर मूवी देखी है, केसरी 2? हाँ केसरी 2, हाँ हाँ हाँ। शंकरम नायर की बात करते हैं ना, जनरल रख के केस है, उस लॉयर को देखो ब्रिटिश एम्पायर के साथ मिला लेता है। पर तो उसमें- जब शंकरम नायर बाद में वो अगेंस्ट हो जाते हैं, हाँ। लेकिन शुरू में तो मिला था। तो भैया जब शंकरम नायर जैसे लॉयर को ब्रिटिश एम्पायर मिला सकता तो गांधी को नहीं मिला था? जब उनकी इज्जत से बात है तब। ठीक, हाँ, जब उनकी इज्जत पे बात आई तब। तो मैं ये ओवरऑल कहना चाह रहा हूँ, तो शंकरम नायर जैसे टैलेंटेड आदमी को ब्रिटिश एम्पायर मिला रहा है, तो क्या गांधी को ऑफर नहीं किया होगा कि आओ यार हमारे साथ, कहाँ तुम उनके चक्कर में पड़े हो? ऑफर थे ना, जरूर रहे होंगे। जो आदमी जमीन से तूफान उठाने की दम रख रहा है, उसको ब्रिटिश एम्पायर अपने साथ नहीं मिलाएगा? नहीं मिले। इस बात पे क्यों आदमी कोई बात नहीं करता है? कोई आदमी ये क्यों नहीं कहता है कि वो यार वो इतना टैलेंटेड था तो ब्रिटिश एम्पायर ने कहा तो जरूर होगा तुम्हारे साथ आओ। तब तो आदमी नहीं गया, तो जब तब नहीं गया तो फिर तुम कैसे क्वेश्चन करते हो? ये पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है। अच्छा क्या पॉइंट, और यही पॉइंट है। यही पॉइंट है, बहुत सॉलिड पॉइंट है।
वो आदमी के पास बहुत मतलब मुझे ऐसा लगता है, ऐसा कहीं जिक्र नहीं किताबों में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शंकर नायर को जब वो इंक्लूड कर सकते हैं तो वो गांधी को भी इंक्लूड करना चाहते हैं। ऑफर ही मिला भी होगा। ठीक, मिला भी होगा, हो सकता है हिस्ट्री में कहीं ना लिखा हो, लेकिन मेरा ये पॉइंट है कि जब वो शंकर नायर को बात कहते हैं तो वो गांधी को भी कह सकते हैं, और जब शंकर नायर एक्सेप्ट कर सकते हैं तो गांधी ने एक्सेप्ट नहीं किया तो बहुत बड़ी बात है। ठीक, शंकर नायर जब उनके साथ जुड़े, देखो उनको कितनी फैसिलिटीज देते थे वो, तो इट मीन्स जब गांधी ने उनको मना किया होगा तो उस हर फैसिलिटी को भी मना किया होगा। नहीं चाहिए तुम्हारी गाड़ी, नहीं चाहिए तुम्हारा बंगला, नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, सफ़ेद कुर्ता पहन के सड़कों पर टहलना। एक मूवी बनी है इसके ऊपर, रोक पाओ तो रोक लो। गांधी नाम से, 1980। एक्चुअली यार हिस्टोरिकल मूवीज ज़्यादा मैं देखना पसंद इसलिए नहीं करता हूँ, किताबें पढ़ना पसंद है। हिस्टोरिकल मूवीज बनाते हैं डायरेक्टर की अपनी सोच है। अब वो डायरेक्टर किसी भी पार्टी से संबंधित हो सकता है, अब वो उस मूवी को किसी भी हिसाब से डाल सकता है। ठीक, बताया ना, हिस्ट्री लिखी हुई लाइन तुम तक कैसे पहुंचेगी टीचर पर डिपेंड करता है। साइंस में ऐसा नहीं, टीचर F=ma ही बताएगा, उसकी लिमिटेशन है, वो साइंस की लिमिटेशन है, जो लिखा है वही बताया जा सकता है, पर हिस्ट्री में ऐसा नहीं है। हिस्ट्री चेंजेस अकॉर्डिंग टू टीचर माइंडसेट्स, जैसे जैसे टीचर बदलता जाएगा। इसीलिए हम कभी हिंदुओं की बहुत साइड नहीं लेते हैं, ना मुस्लिम्स की बहुत साइड लेते हैं, हम कभी भी खुद को किसी साइड नहीं ढालते हैं। हमको पता है जिस दिन हमने किसी खुद की साइड ढाला उस दिन हम हिस्ट्री को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। हिस्ट्री पढ़ाने के लिए न्यूट्रलिटी चाहिए। अगर हम पीक हिंदू बन जाएं तो हम अकबर को नहीं बता पाएंगे, अगर हम पीक मुस्लिम बन जाएं तो हम अशोक नहीं बता पाएंगे, अगर हम ट्रू इंडियन बन जाएं तो हम ईस्ट इंडिया कंपनी के अचीवमेंट नहीं बता पाएंगे, अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ हो जाएं तो हम गांधी को एज सुपरस्टार नहीं ले पाएंगे। ठीक, बहुत सारी प्रॉब्लम कर जाएंगी ना। हिस्ट्री का टीचर बनने के लिए आपको बहुत न्यूट्रलिटी चाहिए माइंड में। ठीक, समझ में आया?